तो ये है हमारी थॉट डायरी, ख्यालात की डायरी। अब इसका मकसद क्या है कि आप अपनी सोच का तज्जिया करते हैं। जो हम बात कर रहे थे, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं और हम फिर अपनी नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से चैलेंज करते हैं। तो इस वर्कशीट के ज़रिए ये आप कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझ भी लेते हैं। यहाँ पर इसकी हिदायत केवल है कि पहले आपने सेक्शन ए से स्टार्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई जो है इसको आखिर में आपने मुकम्मल करना है। तो इस खाने को आपने रहने देना है। ए के बाद सी पर आपने जाना है, उसके बाद बी को कंप्लीट करना है और फिर डी की तरफ आ जाना है। यानी आपने सीक्वेंस में जाना है, राइट। ए, सी, फिर बी और डी, और इसके बाद ऊपर जाकर ई को मुकम्मल करना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये हम किस तरह से करते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो ए है वो एक्टिवेट करने वाला वाकया है, एक्टिवेटिंग इवेंट है। तो अब ये कोई सूरत हाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हैं। ये बेसिकली ये हुआ कि आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं या आप फेल हो गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए और आप टेस्ट को पास नहीं कर सके, फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया। अब सी क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस हैं कि कैसा महसूस हुआ है आपको। तो आप कह सकते हैं कि आपने बहुत उदास महसूस किया है और आपको बहुत डिस्करेजमेंट मिली है। तो ये आपकी फीलिंग्स हो गई, उदासी हो गई। यहाँ पे कितनी उदासी हुई है आप इसकी रेटिंग कर देते हैं 0 से 100 तक, राइट। और यहाँ पर आप उस फीलिंग का नाम लिख लेते हैं कि उदासी हुई है। अगर उस उदासी के साथ कोई जिस्मानी कैफियत भी हैं, जिस तरह के दिल का धड़कना, एंजाइटी महसूस हुई है, सांस फूला है, गुस्सा आया है, फ्रस्ट्रेशन हुई है, जो भी फीलिंग्स आता है वो भी आपने लिखनी है। लेकिन जो बेसिक मेन फीलिंग है उदासी, वो आपने यहाँ पर लिख के उसको रेट भी कर देना है। इसके बाद हम बी पे आ जाएंगे। सी के बाद हम बी पे आ जाएंगे। ये जो हम कोर बिलीव्स की बात कर रहे थे, जो आपके बुनियादी अकायद होते हैं। तो अब हम सोच की तरफ आ रहे हैं कि उस वक्त आपने क्या सोचा था, क्या आपके माइंड में आया था। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने क्या सोचा था, आप अपने आप से क्या बात कर रहे थे, आपके सर पर क्या सवार था। तो अब आपने उस जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे एहसास यहाँ पे लिखा था, अब इस एहसास से पहले जो माइंड में सोच आई थी वो आपने यहाँ लिखनी है और आपने उसे अंडरलाइन भी कर देना है। ठीक है, यानी 3-4 ख्यालात आपको आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। और अब आपने उस सोच पर अपना यकीन भी बताना है। मिसाल के तौर पर 0 से 100 तक की रेटिंग के दरमियान आपको कितना यकीन था उस सोच पे। ठीक है, तो ये आपके कोर बिलीफ्स हो गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ख्याल आया कि आप एक नाकामी हो और आप इतने स्मार्ट नहीं हो, आपने तो एग्ज़ाम ही पास नहीं किया। तो ये ख्याल आ सकता है, आपने अपने आप से ये बात की है। ठीक है, तो ये थॉट माइंड में चल रही थी। ये आपने लिखने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाते हैं। जो हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात कर रहे थे, गैर मददगार सोचने के अंदाज। तो अब आपने बताना है कि इस सोच, ये जो सोच यहाँ पे मनफी आपने लिखी है, जो तकलीफ दे सोच थी, उसमें कौन कौन से गैर मददगार सोचने के अंदाज शामिल हैं। कि आपने मेंटल फिल्टरिंग की है। मेंटल फिल्टरिंग से मुराद है कि अच्छे पॉइंट्स को छोड़ देना और सिर्फ जो बुरी चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ है, आपने उसको माइंड में रख लिया है। तो आपने फिर इसको टिक कर देना है अगर आपकी सोच में मेंटल फिल्टरिंग मौजूद थी। इसी तरह से आप नतीजे पर पहुंचना है, जो जंपिंग टू कंक्लूजन था, कि आप एकदम से नतीजे पे पहुंच जाते हैं। आपने कह दिया कि मैं एक फेलियर हूँ, तो अभी आपने जंपिंग टू कंक्लूजन भी किया है। इसको भी आप टिक कर देते हैं। इसको हम जहन पढ़ना के तौर पर भी देख सकते हैं और जज्बाती इस्तदलाल, इसकी मज़ीद आगे भी किस्में हैं। जहन पढ़ना से ये मुराद है कि आप ये जज कर लेते हैं कि किसी ने आपका जहन पढ़ लिया है या आप किसी के जहन को पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता, मसरूफ़ होगा,
तो आपने खुद से उसका ज़हन पढ़ लिया कि वो मुझे पसंद नहीं करता या वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। तो ये माइंड रीडिंग कहलाता है, ज़हन पढ़ना। इसी तरह जज्बाती इस्तदलाल होता है, यानी कि इमोशनल रीजनिंग। अब आपको बुरा फील हो रहा था, आपने अपनी उस इमोशन को रीजनिंग में कन्वर्ट कर लिया, उसको एक लॉजिक बना लिया कि मुझे बुरा फील हो रहा है तो ज़रूर कुछ बुरा ही होगा। तो ये इमोशनल रीजनिंग कहलाती है। तो माइंड रीडिंग और इमोशनल रीजनिंग ये जंपिंग टू कंक्लूजन के अंदर आ जाते हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन फेस की है या इनमें से किसी एक गैर मददगार सोचने के अंदाज को आपने फॉलो किया है, तो आपने इसको यहाँ टिक कर देना है। इसी तरह से ज़ाती बनाना, जिसकी हम बात कर रहे थे, पर्सनलाइजेशन। अगर आपने यहाँ पर पर्सनलाइज किया है, चीज़ों को अपनी ज़ात से जोड़ दिया है नेगेटिव अंदाज में, तो फिर आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो ये सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। अब कैटेस्ट्रोफाइजिंग, जो हम बात कर रहे थे कि तबाहकुन हम बना देते हैं छोटी सी बात को, अगर वो चीज़ भी शामिल है, तो अब आप ये सारी चीज़ें नोटिस करके टिक करते जाएंगे जो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आपकी सोचों में पाई जा रही थी। ऑल और नथिंग भी आ गई यहाँ पर, तमाम या कुछ भी नहीं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। शुड वाली भी आ गई है, चाहिए और ज़रूरी, यानी अपने आप से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखना। फिर लेबलिंग है, लेबल लगाना, यानी कि आप खुद को कोई नाम दे देते हैं। जैसे आपने कहा आई एम अ फेलियर, मैं एक नाकामी हूँ। फिर ओवर जनरलाइजेशन, हद से ज़्यादा आम कर देना, यानी एक चीज़ एक सिचुएशन में हुई है, आपने उसको पूरी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यह हद ओवर जनरलाइजेशन या हद से ज़्यादा आम करना कहलाएगा। इसी तरह से अपने आप को नाअहल करार देना या मुस्बत चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोरिंग द पॉजिटिव्स, तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होती है। अब जो जो आपकी थॉट्स में डिस्टॉर्शंस पाई जा रही हैं, आप उनको टिक करते जाएंगे। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि गैर मददगार सोचने के अंदाज कौन कौन से होते हैं और आपकी थॉट्स में कौन से पाए जा रहे हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं डी पर। डी क्या है कि आप डिस्प्यूट करते हैं, यानी आप चैलेंज करने का टाइम आ गया अपनी थॉट्स को। ये जो थॉट्स आपकी थी, इनको यहाँ पर आप चैलेंज करेंगे। तो आप किस तरह चैलेंज करेंगे? पहले आप सबूत का जायजा लेंगे कि आपकी जो मनफी सोचें हैं यहाँ पर, और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सोच जिसको आपने अंडरलाइन किया है, आप उसको यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखकर अब आप उस सोच के लिए जो आपके पास फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, वो लिखेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि ये सोच दुरुस्त हो सकती है। कोई सबूत है आया आपके पास? अगर कोई आपके माइंड में उसके बारे में कोई सबूत आ रहे हैं, तो आप वो लिखते हैं। अगर कोई सबूत नहीं आ रहे, तो आप बताते हैं कि ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे थॉट थी कि मैं एक नाकामी हूँ, तो क्या अभी इसके बारे में आपके पास कोई सबूत है कि आप एक नाकामी हो? तो यहाँ पर आपने वो चीज़ लिख देनी। इसके बाद आप इसके दूसरे सेक्शन पे आ जाएंगे, डी के, गैर मददगार सोच के अंदाज को चैलेंज करें। अब जो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस थी यहाँ पर, जो जो आपने टिक की हैं, तो अब आपने उनको एक एक करके यहाँ पर चैलेंज करना है। जैसे कि मेंटल फिल्टरिंग थी कि आपने एक साइड को देखा, कामयाबियों को आपने छोड़ दिया, उसे नाकामियों पे नज़र रख ली, तो ये मेंटल फिल्टरिंग है। अब आप इसको चैलेंज करेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो आपने टिक किए हुए, आप उन बातों को यहाँ पर चैलेंज करेंगे, उन पे सवाल उठाकर। जैसे कि आपने मेंटल फिल्टरिंग की, नाकामियों को पे नज़र रखी है सिर्फ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि नहीं, आपने बहुत सी कामयाबियाँ भी हासिल की। ठीक, तो इस तरह एक एक करके इन सब का आंसर आप करेंगे, और यहाँ पर आकर आप अपना नुक्ता नज़र तब्दील कर देंगे। यहाँ पर आपने थॉट्स जो ऊपर हैं, सोचने का अंदाज भी और ख्यालात भी, वो आपने चैलेंज कर लिए। अब आप यहाँ पर अपना नुक्ता नज़र तब्दील कर लेंगे। अब आप सूरत हाल को देखेंगे, पूरी समझेंगे, राइट। और अगर आपकी जगह आपका कोई फ्रेंड होता, कोई ऐसा बंदा होता जिसकी आप परवाह करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, तो आप उसको कैसे दिलासा दिलाते? आप उससे क्या कहते? तो आप उसे जो कहते वही बात आप अपने आप से कहेंगे। और अगर आप अपने अमल के तरीके को बदलना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आप एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से सोचना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ पे सोच की अहमियत भी वाज़ेह हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम आप कैसे सोचना चाहेंगे? जैसे अभी सोच रहे हैं क्या, या कुछ अलग अंदाज में? क्योंकि यहाँ पर तो वो साबित हो गया कि वो सब नेगेटिव है, इलॉजिकल है और दुरुस्त नहीं है।
यहाँ पर आपने अपना नुक्ते नज़र तब्दील कर लिया कि नेक्स्ट टाइम आप कैसे सोचना चाहेंगे। अब यहाँ पर ऊपर इवेल्युएशन का जो ई का खाना है, यहाँ पर आपने मुतवाज़िन सोच लिखनी है, बैलेंस थॉट। वो क्या हो सकती है कि हर एक से गलतियाँ होती हैं, हर कोई ज़िंदगी में नाकाम भी होता है, राइट। और मैं सीख कर इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये अब एक बैलेंस थॉट आ गई है, मुतवाज़िन सोच है, जो कि दुरुस्त और हकीकत के करीब है, लॉजिकल भी है, बैलेंस्ड है और सच के करीब भी है। तो इस तरह से आपने मनफी सोच को मुस्बत सोच में बदल दिया। तो इस डायरी पे प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी थॉट्स को और फिर लॉन्ग टर्म में अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जो बिलीफ पैटर्न्स है, उन पे काम करके उनको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अब आप अगेन अपने जज्बात को रेट करेंगे। यहाँ पर आपने पहले किया था कि आपकी फीलिंग्स जो उदासी और मायूसी थी वो कितनी थी। अब आप यहाँ पर अगेन इस पॉजिटिव थॉट के बाद देखेंगे कि अब कितनी रह गई है वो, और यकीनन वो कम हो चुकी होगी। और जो आपकी मनफी सोच थी जिसके बारे में आपने यहाँ लिखा था कि आप उस पे कितना यकीन करते हैं, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब आपको उस मनफी सोच पर कितना यकीन है। उनको चैलेंज करने के बाद, नई पॉजिटिव सोच लाने के बाद, आप उस मनफी सोच पर अब कितना यकीन रखते हैं। तो अब अगेन आप उसको यहाँ पर रेट करेंगे और यकीनन अब वो यकीन बहुत कम हो चुका होगा उस मनफी थॉट पे, उस नेगेटिव थॉट पे यकीन बहुत कम हो चुका होगा। तो इस तरह से ये ख्यालात की डायरी काम करती है। इसके बाद हमने बिहेवियरल एक्टिवेशन देखा था, उसकी वर्कशीट भी देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको टास्क मिले हैं कि आपने अपने डिसऑर्डर के बारे में, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन के बारे में स्टडी करनी है, रीड करना है, कोई किताब पढ़नी है। तो रीडिंग आपके वीकली टास्क में शामिल हो गई। अब यहाँ पर ये आपके गोल्स हैं सारे। अब यहाँ पर ये वीक के डेज हैं। अब आपने एक हफ्ता थेरेपी के दौरान, थेरेपी के सेशंस के दौरान एक हफ्ता गुजारा, 7 दिन। मिसाल के तौर पर संडे को आपका सेशन हुआ था, मंडे से आपने स्टार्ट लिया, नेक्स्ट संडे तक आपके पास ये 7 दिन है। आपने कितने दिन रीडिंग की है? मिसाल के तौर पर आपको 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट के लिए रीड करने का कहा गया था और आपने 6 दिन की है। तो आप यहाँ पर ये लिखते हैं और इस तरह जिन जिन दिनों में आपने की है उनको आप टिक कर लेते हैं, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पर आप लिखते हैं कि आपने की है या नहीं की, तो वाई या एन लिखना है, यानी यस या नो, तो आपने की है तो इसको आप वाई लिख देते हैं। ओके। और यहाँ पर इसका आप पर क्या असर हुआ है? मतलब आप तो एंजॉय नहीं कर रहे थे डिप्रेशन में चीज़ों को, राइट। तो अब आपने, यानी आपका दिल ही नहीं करता था, अब आपने कोशिश की है, तो इन दिनों में आपने कितना कितना असर हुआ है रीडिंग का आप पे? तो अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो 0, अगर थोड़ी बहुत आपको अच्छा फील हुआ है तो 1 या 2 आ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा फील है तो 3 या 4 आ जाएगा। तो 0 से 4 तक आप उसकी रेटिंग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है। इसी तरह से कामिंग टेक्निक, आपने डीप ब्रीदिंग की है अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए, या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की है। माइंडफुलनेस का आगे मॉड्यूल आने वाला है, उसको हम अच्छे से भी स्टडी करते हैं। या आपने मेडिटेशन की है, कोई एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है, कोई ऐसा काम जिससे आपको सुकून मिलता है, तो वो भी आप लिखेंगे हफ्ते में कितने दिन आपने किया है और उन दिनों को आप टिक कर देंगे और यहाँ पर उसको भी रेट कर देंगे। इसी तरह से थॉट डायरी जो भी हमने देखी है, ख्यालात की डायरी, उसको आपने फिल किया है, कितने दिन किया है हफ्ते में, इनको टिक करके फिर यहाँ पर आप लिख लेंगे आपको कैसा महसूस हुआ है, क्या असर हुआ उसका। इसी तरह से प्लेजेंट इवेंट्स, खुशगवार इवेंट्स आपने कोई किए हैं अगर, तो वो भी आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। आप फ्रेंड से मिले हैं या फैमिली से आपने बातचीत की है, आप कहीं बाहर घूमने फिरने गए हैं, तो इस तरह के खुशगवार इवेंट्स भी आप लिखेंगे कि आपने हफ्ते में कितने दिन किए हैं और उसका कितना असर हुआ है। तो इस तरह से आप अपने जो वीकली गोल्स हैं उनको यहाँ पर पूरा करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम वापस
अपने कोर्स की तरफ जाते हैं। ओके, सो हमारा थर्ड मॉड्यूल है इंटीग्रेटिंग इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। अब आप यहाँ पर सीबीटी के साथ एक और थेरेपी है जिसे इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी कहा जाता है, इसको भी शामिल कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ओवरव्यू आपको बताया जाएगा और इसका डिप्रेशन ट्रीटमेंट से इसका क्या ताल्लुक है आप ये समझेंगे। इसके बाद ग्रीफ और लॉस को, जो गम होता है, जो कुछ खो जाने का दुख होता है, उसको एड्रेस करना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है डिप्रेशन किसी ऐसी वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से रोल ट्रांजिशंस, यानी आपका जिंदगी में अब कोई बड़ा चेंज आ गया है, कोई बड़ी तब्दीली आ गई है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने अपना मुल्क छोड़ दिया है, या शहर बदला है, घर बदला है, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, या आप जॉब आपने चेंज की है, या कोई आपने जॉब छोड़ दी है। तो इस तरह की जो बड़ी तब्दीलियां हैं वो डिप्रेशन की वजह बन सकती हैं। या फिर आपका रोल इस तरह चेंज हुआ है कि आपकी पहले शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई है, या पहले शादी हुई हुई थी, अब आप पेरेंट बन गए हैं, या आपकी बड़ी एज है अगर, तो आप रिटायर्ड हो गए हैं। तो अब ये सारी रोल ट्रांजिशंस होती हैं जिंदगी में, कि आपके रोल्स चेंज होते जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई रोल ट्रांजिशन आया है तो उसको एड्रेस किया जाता है आईपीटी में। और इसी तरह से जो डिप्रेशन का एक मेन सिम्टम है सोशल आइसोलेशन, के तन्हा हो जाता है इंसान, अकेला रहने लग जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है इस थेरेपी में। अब हम देखते हैं आईपीटी को कि उसकी बेसिस क्या है। सबसे पहले, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आईपीटी है इंटरपर्सनल थेरेपी। तो इंटरपर्सनल थेरेपी क्या है? इससे हम डिप्रेशन को इस अंदाज में देखते हैं कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो उस शख्स के रिश्तों से किस तरह से जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, जो अलामतें हैं, वो उस शख्स के रिलेशनशिप से किस तरह से रिलेट करते हैं, यानी रिलेशनशिप्स कैसी वजह बनते हैं उसके सिम्टम्स की। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मेन फोकस जो था वो किस पे था? सोच पे और बिहेवियर्स पे, कॉग्निशंस और थॉट्स पे, बिलीव्स पे और बिहेवियर्स पे। जबकि आईपीटी का जो मेन फोकस है वो किस पे है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे, ताल्लुकात पे। तो अब इस ताल्लुकात के ज़हनी सेहत पे क्या असर हो सकते हैं और वो डिप्रेशन में किस तरह असरअंदाज हो सकती है, तो मेन फोकस ये होगा आईपीटी का। अब ताल्लुकात में क्या होता है? सबसे मेन चीज़ कम्युनिकेशन होती है। आप बातचीत किस तरह से करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। जैसे डिप्रेशन में कम्युनिकेशन कम हो जाती है, तो कम्युनिकेशन के पैटर्न्स की शनाख्त की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट कितना होता है, बहस, तकरार, लड़ाई, ये मसाइल कितने होते हैं रिलेशनशिप्स में, और उनको अपनी रिलेशनशिप्स में कितनी सपोर्ट हासिल है। तो इन मसाइल को देखा जाता है सबसे पहले तो आईपीटी में। देन आईपीटी एक टाइम लिमिटेड थेरेपी है जो 3 से 4 महीनों तक इसके सेशंस चलते रहते हैं, यानी 12 से 16 वीक्स। तो इस तरह से ये टाइम लिमिटेड थेरेपी है, और इसमें जो गोल्स सेट किए जाते हैं थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान, वो उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं, और जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की उन गोल्स को पाने में हेल्प करते हैं। आईपीटी का फोकस प्रेजेंट पे होता है, यानी हाल पे होता है। ये नहीं कि वो बचपन के कोई मसाइल हैं या पुराने कोई कुछ साल पहले के, नहीं, अभी के जो मसाइल हैं। पहले के मसाइल डिस्कस ज़रूर किए जा सकते हैं कि कैसे ये मसला बनना शुरू हुआ था हिस्ट्री के तौर पर, लेकिन काम जो है वो प्रेजेंट के मसाइल पे किया जाता है।
इसी तरह से आईपीटी के 4 मेन प्रॉब्लम एरियाज हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, ग्रीफ एंड लॉस पे काम किया जाता है। दुख है, किसी चीज़ को खोने का अफसोस है, अगर उस पे वर्क किया जाता है। रोल ट्रांजिशंस हैं, जो ज़िंदगी की बड़ी तब्दीलियों की हमने बात की, उन पे वर्क किया जाता है। इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स हैं, तनाज़ात झगड़े जो हो जाते हैं उन पे, और सोशल आइसोलेशन यानी कि तन्हाई पे काम किया जाता है। तो ये 4 मेन एरियाज आईपीटी का फोकस होते हैं, और यही 4 एरियाज जो हैं वो इमोशनल मुश्किलात की वजह बन रहे होते हैं, जिस तरह के डिप्रेशन में होती हैं। अब आईपीटी जो है ये बेसिकली बनाई भी डिप्रेशन के लिए ही गई थी। तो ये एक तरह का कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव अप्रोच है। आईपीटी की जो अप्रोच है वो कोलैबोरेटिव है। कोलैबोरेटिव से ये मुराद है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों मिल के वर्क करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होते हैं। अब जो गोल सेट किए जाते हैं वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों मिल के करते हैं, और किस तरह से उन गोल्स को अचीव करना है, किन तरीकों से वो गोल्स के जो हासिल करने के लिए जो फर्दर टास्क होते हैं वो भी दोनों मिल के सेट करते हैं कि किस तरह से इन गोल्स को अचीव करना है, किस तरह से टारगेट हासिल करने हैं। अब इसका आईपीटी का डिप्रेशन के ट्रीटमेंट से क्या रेलेवेंस है, किस तरह से इसका ताल्लुक बनता है। हमने देखा कि रिलेशनशिप के इश्यूज पे खासकर ये वर्क कर रही होती है आईपीटी, और जो रिलेशनशिप्स हैं वही एक मेन वजह बन रहे होते हैं डिप्रेशन की। हमने देखा उदासी पाई जाती है तो उसमें तन्हाई भी पाई जाती है। अगर अपने आप से अपना आप बुरा लग रहा है तो उसमें एक सोशल पहलू भी पाया जाता है कि वो दूसरों की निगाह से भी खुद को देख रहे होते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं डिप्रेशन में। तो अब अगर कोई वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, तनाज़ात हैं, या कोई मुश्किलात हैं सोशल रिलेशनशिप्स में या फैमिली रिलेशनशिप्स में, तो उनकी पहचान की जाती है, उनकी शनाख्त की जाती है, और फिर उन पर काम किया जाता है। कैसे काम किया जाता है? कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके, बातचीत को बेहतर बना के, और जो मसाइल हैं, जो मसाइल उनकी फैमिली में है, फ्रेंड्स के साथ हैं, उनको एक एक करके हल करके। तो इस तरह से उन्हें जो तकलीफ़ है, जज्बाती अजियत का सामना करना पड़ रहा है, वो उससे उन्हें रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह से ग्रीफ एंड लॉस पे काम किया जाता है, जो हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन सदमा भी हो सकता है ना, सदमे की वजह से हो सकता है। कोई लॉस हो गया है, कोई रिश्ते का लॉस हो गया है, या कोई खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो गई है, तो ये ग्रीफ या लॉस की बेस पे भी हो सकता है। तो अगर इस किस्म का कोई इशू होता है, पाया जाता है, तो उस पे वर्क किया जाता है। और जो सिम्टम्स डिप्रेशन के उस लॉस की वजह से हैं, अब उनको टारगेट किया जाता है और उन पे वर्क किया जाता है। आगे जाके हम देखते हैं किस तरह वर्क किया जाता है। तो अब नेक्स्ट है रोल ट्रांजिशंस, जो हमने देखा कि लाइफ की बड़ी चेंजेस को कहते हैं। जैसे आपने कोई नई जॉब स्टार्ट कर ली है, आप पेरेंट बन गए हैं या रिटायर हो गए हैं, आपने घर तब्दील कर लिया है। जब आप एक नई पोजीशन, नई सिचुएशन में चले जाते हैं, तो उससे भी आपकी आइडेंटिटी मुतासर हो सकती है, और आप में डिप्रेसिव फीलिंग्स आ सकती हैं उस स्ट्रेस की वजह से। तो उन रोल चेंजेस को किस तरह से निभाना है, उस पे वर्क किया जाता है। इसके बाद है सोशल सपोर्ट इन्हेंसमेंट। चूंकि आईपीटी सोशल रिलेशनशिप्स पे वर्क करती है, तो जो सोशल सपोर्ट है, जो फैमिली से और फ्रेंड से हेल्प मिलनी होती है, सपोर्ट मिलनी होती है, उसको बेहतर बनाती है आईपीटी। ये भी एक मकसद होता है। और आईपीटी जो है वो एक कम्प्लीमेंट्री अप्रोच है। इसका ये मतलब कि इसको तनहा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको मेडिकेशन के साथ, दवाई के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। यानी डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ आईपीटी तब भी हो सकती है।
अगर CBT यूज़ की जा रही है और उसके साथ IPT अप्लाई की जाती है तब भी हो सकता है, और अकेली IPT भी यूज़ की जा सकती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट पे, अगर उसके ज़्यादा मसाइल जो हैं वो रिश्तों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसे ज़्यादा मसले जो हैं वो फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल जो रिलेशनशिप्स है वहाँ पर उसे फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनके लिए जो बेहतरीन तरीका इलाज होगा वो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी होगा। अब हमने बात की कि ये 2-3 मसाइल को हल करता है, उसमें सबसे पहले था कि एड्रेस करता है ग्रीफ और लॉस को। अब कोई सदमा है जो अनरिजॉल्व रह गया है, कुछ साल पहले मिसाल के तौर पर कोई फौतगी हुई थी फैमिली में से या किसी अपने अजीज की, या कोई रिश्ता जो है वो टूट गया था, यानी ऐसा कोई लॉस हुआ था। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है वो इंसानी लॉस की होती है, और अक्सर उस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो अब उस लॉस को, उस सदमे को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उस तक पहुंचा जाता है, उसकी शिनाख्त की जाती है कि ये मसला है। अब उस मसले की वजह से ग्रीफ है जो उस वक्त रिजॉल्व नहीं हुआ था और अब तक वो तकलीफ दे रहा है। सेकंड स्टेप ये होता है कि उन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का कहा जाता है, कि जो दुख है, सदमा है, उसका इजहार किया जाए। जब वो दुख और सदमे का इजहार करते हैं, जो उन्होंने पहले इतना नहीं किया होता, अब थेरेपिस्ट के सामने वो कर रहे हैं, तो अब थेरेपिस्ट उन इमोशंस को वैलिडेट करता है। फीलिंग्स या इमोशंस को वैलिडेट करने का ये मीनिंग होता है कि आप उन फीलिंग्स को सुनते हैं और दुरुस्त समझते हैं। आप वहाँ पे उनसे बहस नहीं करते, आप उनको जज नहीं करते, बल्कि आप उनको वैलिडेट करते हैं कि हाँ, बिल्कुल इस तरह के इस तरह की सिचुएशंस में ऐसा महसूस हो सकता है इंसान को। जब आप उन्हें उनकी इमोशंस को वैलिडेट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो ये सदमा है, इसका आपके रिलेशनशिप्स पे क्या असर है। क्या उस सदमे की वजह से आप अपने रिश्तों में आगे नहीं चल पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप घुलते मिलते नहीं हैं, आप अकेले रहते हैं, तो इस मसले को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाता है चौथे स्टेप में। अब अगर पास्ट में से कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड बिजनेस से मुराद है कि पुराने कोई रिग्रेट्स रहते हैं, कोई ऐसी फीलिंग्स थी जो आपने कहनी थी लेकिन आप नहीं कह पाए थे किसी से, तो अब उनको प्रोसेस किया जाता है पांचवें स्टेप में। इन सब चीज़ों पे काम करने के बाद जो मोर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि अफसोस करने का, दुख का एक प्रोसेस होता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। ज़ाहिर है ग्रीफ है और वो अनरिजॉल्व्ड है, उस पर पहले काम नहीं हुआ, वो अंदर छुपा हुआ एक दर्द है, तो अब उन्हें इजहार की और उस पर रोने की इजाज़त दी जाती है, यानी कि उन्हें उसमें सपोर्ट किया जाता है, तस्लीम किया जाता है कि उनके इमोशंस ठीक हैं। वैलिडेट करने के बाद तो जाहिर है जब एक दुख होता है, एक लॉस का या सदमा होता है, तो उसको टाइम लगता है कुछ, तो उस पूरे अमल को थेरेपिस्ट सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी क्या नताइज आ रहे हैं रिलेशनशिप्स में इस सदमे की वजह से, जो उनके इमोशंस डिस्टर्ब हैं, तो वो कौन से मसाइल हैं, अब उनको, उनकी शनाख्त करके उन पे काम किया जाता है, और एंड पे सोशल सपोर्ट को रीबिल्ड किया जाता है। उनके जो सोशल राब्ते हैं उनको बहाल किया जाता है, चाहे वो फैमिली से हैं या फ्रेंड से हैं। तो इस तरह से ग्रीफ और लॉस को IPT में एड्रेस किया जाता है। अब देखते हैं कि रोल ट्रांजिशन को कैसे एड्रेस किया जाता है। अगर लाइफ की बड़ी कोई चेंज है तो उसको कैसे एड्रेस करना है। सबसे पहले रोल ट्रांजिशंस को तो आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कौन सी बड़ी चेंज आई है। जिन ट्रांजिशंस का भी हम जिक्र कर रहे थे उनमें से कौन सी पहले तो आइडेंटिफाई की जाती है। देन उस रोल में आते हुए उस शख्स के इमोशनल रिस्पॉन्सेस क्या हैं, कैसा महसूस कर रहा है वो इस नए रोल में आके, इस पे बातचीत की जाती है, इसको एक्सप्लोर किया जाता है। फिर उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी क्या तवक्कुआत हैं, इस नए रोल में आकर उनकी क्या तवक्कुआत हैं।
क्या वो तवक्कुआत दुरुस्त भी हैं, उनको समझा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर कोई ग्रीफ और लॉस है, जिस तरह से अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, अगर ग्रीफ और लॉस मौजूद है उसको एड्रेस किया जाता है। रोल ट्रांजिशन में आते हुए भी कोई ग्रीफ और लॉस हो सकता है, तो उसको एड्रेस किया जाता है। देन कोपिंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव की जाती हैं, यानी कि जो अजियत वो महसूस कर रहे हैं नई जगह पर या नए रोल में आकर, तो अब वो किस तरह से उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं, उन स्किल्स पे काम किया जाता है उनके मसाइल के अकॉर्डिंग। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, बातचीत के अंदाज पे। इसके बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझा गया था पहले कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं, अब उनकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाने में मदद की जाती है कि वो जो तवक्कुआत हों वो हकीकत के करीब होनी चाहिए, क्योंकि तवक्कुआत जब पूरी नहीं होती हैं या टूटती हैं तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है। तो उन्हें उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की हकीकत पर मबनी एक्सपेक्टेशंस सेट करवाई जाती हैं। फिर उनके सपोर्ट सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया जाता है कि उनके सपोर्ट सिस्टम के कैसे हालात हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के, सोशल सपोर्ट। देन जो इंटरपर्सनल चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं समाजी ताल्लुकात में, फैमिली के ताल्लुकात में, फ्रेंड्स के साथ जो मसाइल हैं उनको एक एक करके एड्रेस किया जाता है। अब यहाँ पर रोल प्ले हो रहा होता है। देखिए, बातचीत का मसला है, समाजी मसला है, वो लोगों के दरमियान होता है, तो अब क्लाइंट और थेरेपिस्ट भी तो लोग हैं। तो इस तरह से रोल प्ले करके वो अपनी कम्युनिकेशन को, अपने इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पर एड्रेस करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं वो बातचीत के ज़रिए। यानी एक तरह से जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को मसाइल का हल बता भी रहा होता है और उन्हें साथ टीच भी कर रहा होता है। इस तरह से जो लास्ट इसका स्टेप है वो है फॉस्टरिंग एडाप्टेशन, कि अब जिस नए रोल में आप आ गए हैं आपने अडाप्ट कैसे करना है। यानी अब आपने खुद को इसमें कैसे बैलेंस रखना है इस नए रोल में, कि आपको इतना स्ट्रेस फील ना हो। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन को एड्रेस करना। सोशल आइसोलेशन को कैसे एड्रेस किया जाता है आईपीटी में, इसको हम देख लेते हैं। पहले तो सोशल आइसोलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस्म की सोशल आइसोलेशन है। क्या वो बिल्कुल तन्हा है, किसी से भी बात नहीं करते, या किसी एक आध फैमिली मेंबर से बात करते हैं, किस नेचर की सोशल आइसोलेशन है, या वो किसी फ्रेंड से बात करते हैं या किसी से भी नहीं करते। तो उसके नेचर को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद वजूहात क्या है आइसोलेशन की, क्यों तन्हा है, दिल नहीं करता, बुरा महसूस होता है, क्या रीजंस हैं। फिर सोशल आइसोलेशन का जो इमोशनल इम्पैक्ट है उसको समझाया जाता है कि अगर आप सोशली आइसोलेटेड हो जाएंगे तो उसका आपके जज्बात पे, आपकी फीलिंग्स पे क्या असर हो सकता है। इसके बाद सोशल नीड्स आइडेंटिफाई की जाती हैं। हर इंसान की कुछ सोशल नीड्स होती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, कुछ को कम चाहिए होते हैं। तो सोशल नीड्स तो बहरहाल हर इंसान की होती हैं, तो उनकी शनाख्त की जाती है कि इनकी क्या सोशल नीड्स हैं। फिर उनकी सोशल नीड्स के मुताबिक उनकी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प की जाती है। और अब उनकी सोशल सपोर्ट कितनी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर जो मुश्किलात हैं सोशल रिलेशंस बनाने में उनको एड्रेस किया जाता है। फिर सोशल गोल्स रखे जाते हैं, जिस तरह से हमने स्मार्ट गोल्स की बात की थी कि वो पहले अगर बातचीत नहीं करते, किसी से इंटरेक्शन नहीं है, आना जाना नहीं है तो अब उनको गोल्स दिए जाते हैं कि आपने वीकली बेसिस पे इस तरह से इतनी देर के लिए आपने गैदरिंग करनी है। अब फिर वहाँ पर अगर कोई रुकावटें हैं उन्हें पेश आती हैं तो उन उन पे वर्क किया जाता है, उन रुकावटों को ओवरकम करने में उनकी हेल्प की जाती है।
इसके बाद ग्रेजुअल एक्सपोजर होता है, एकदम से इस तरह नहीं होता कि आप उन्हें कहते हैं कि ठीक है आपने डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड से मिलना है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर होता है। मिसाल के तौर पर हफ्ते में एक दफ़ा एक दोस्त से आपने मिलना है, इजी करके टास्क दिया जाता हूँ। देन उनका एक सपोर्टिव नेटवर्क कल्टीवेट किया जाता है कि वो अपनी बात शेयर कर सकें, वो सोशली आइसोलेटेड ना रहें, वो फैमिली में भी उनकी सपोर्ट मौजूद हो और फ्रेंड्स के नेटवर्क में भी। और जब वो अपने सोशल गोल्स को पूरा करते हैं तो आखिर में जो उनकी सोशल सक्सेसेस हैं, जो उनकी कामयाबियां हैं कि उन्होंने गैदरिंग की है, बातचीत की है, इंटरेक्शन किया है, अच्छे से कम्युनिकेट किया है, उन छोटी छोटी कामयाबियों को फिर सेलिब्रेट करना। तो ये सारी चीज़ें सोशल आइसोलेशन को एड्रेस करने में ये स्टेप्स किए जाते हैं। इसके बाद है कि सीबीटी और आईपीटी की जो टेक्निक्स हैं वो डिप्रेशन के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये है कि टेलरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हर क्लाइंट जो है वो डिफरेंट कल्चर से आता है, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। तो अब हर इंडिविजुअल के मुताबिक आप अपनी जो थेरेपी है उसको टेलर करते हैं। टेलरिंग से ये मुराद है। अब टेलरिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि आप पहले कंप्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं कि मसाइल क्या हैं। अब जो मसाइल हैं उसी के मुताबिक आप थेरेपी देंगे। मिसाल के तौर पर ज़्यादा थॉट्स के मसाइल हैं, बिहेवियर्स के इश्यूज़ हैं, आप सीबीटी आप मुनासिब समझेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ज़्यादा रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं तो फिर आप आईपीटी को प्रेफर कर सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट आपने देना है पेशेंट को, कौन सी इंटरवेंशन देनी है, सबसे पहले तो ये एक जामे किस्म की असेसमेंट जब आप करेंगे, आप जब पूछेंगे उनसे, बातचीत करेंगे, आप उनकी नीड्स को समझेंगे, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ये सारी चीज़ें जब आप जान लेंगे तो फिर आप जो बेहतरीन तरीका इलाज, बेहतरीन इंटरवेंशन जो होगी, आप वो रेफ़र करेंगे उन्हें। इसी तरह से गोल सेटिंग में भी टेलरिंग होनी चाहिए। अब हो सकता है थेरेपिस्ट जो गोल्स बना रहे हैं वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ना हो, मुश्किल हो, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग ना हो, मिसाल के तौर पर या उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ना हो। इसलिए क्लाइंट की जो वैल्यूज़ हैं, उसके क्या गोल्स हैं लाइफ में, वो सब जान लेना ज़रूरी होता है ताकि जो गोल्स सेट किए जाएँ वो उसी की मुनासिबत से हों। देन जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो भी टेलर्ड होने चाहिए, यानी कि वो भी क्लाइंट की आसानी को देखकर आपने बनाने हैं। मिसाल के तौर पर जो टाइमिंग है, कब सेशन होगा, किस टाइम पर होगा, हफ्ते में कितनी दफ़ा होगा, ये आप क्लाइंट के मसाइल को देखते हुए वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं और उनकी नीड्स क्या हैं। तो इन चीज़ों पर बेस करते हुए आप इन गोल्स में क्लाइंट को भी शामिल करते हैं। इसी तरह से कल्चरल सेंसिटिविटी से मुराद है कि आप जिस अंदाज में उनको थेरेपी देंगे तो वो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी उन्हें समझ आ रहा हो। यहाँ पर लैंग्वेज की बात भी आ जाती है, उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ को समझना, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होती हैं। तो हर अंदाज में जो इंटरवेंशन है वो टेलर्ड होनी चाहिए। अब जब आप गोल्स बना रहे हैं ट्रीटमेंट के, थेरेपी गोल्स आप सेट कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, तो वो कोलैबोरेटिव होने चाहिए। कोलैबोरेटिव यानी कि दोनों मिलकर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक थेरेप्यूटिक अलायंस बिल्ड करते हैं।
आप एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं क्लाइंट के साथ कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप उन पे ट्रस्ट करते हैं। उन्हें वहाँ पे सेफ महसूस होता है आपके साथ, और क्लाइंट नॉन जजमेंटल महसूस करता है कि उसको जज नहीं किया जा रहा। उसकी थॉट्स और एक्शंस चाहे वो नेगेटिव भी होंगी, आप उन्हें बुरा नहीं कह रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे। तो ट्रस्ट और रेपो जब बिल्ड हो जाती है तो आप फिर कोलैबोरेटिवली ट्रीटमेंट के गोल्स सेट कर सकते हैं। तभी वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएंगे, थॉट्स शेयर कर पाएंगे, और फिर आप मिलकर ट्रीटमेंट के गोल्स सेट कर पाएंगे। इसी तरह से एडजस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, आप उनके मसाइल को सुनेंगे, जब उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, जब आप एडजस्ट करते हैं उनकी हालत को और समझ लेते हैं, तब आप उनके साथ बेहतर अंदाज में कोलैबोरेटिव गोल्स बिल्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्टिव लिसनिंग। आप एक्टिवली उनको लिसन करते हैं, एम्पैथी के साथ, हमदर्दी के साथ, आप उनके जो जज्बात हैं उनको समझते हुए, वो क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और उनके मकासद क्या हैं ज़िंदगी में, तो आप गौर से सुन रहे होते हैं। इसी तरह से क्लाइंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस नुक्ते नज़र से ज़िंदगी को देखता है, और उसकी क्या उम्मीद है कि वो थेरेपी से क्या हासिल करना चाहता है। जब ये सारी चीज़ें आपको मालूम होती हैं तो आप बेहतर अंदाज में गोल्स सेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम स्मार्ट गोल्स की बात कर चुके हैं कि आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो इस तरह से आपने क्लियर गोल्स बनाने होते हैं। फिर आपके कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी आप तरजीह देते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं। जो चीज़ें अर्जेंट होती हैं आप उनको सबसे पहले टारगेट करते हैं और उन गोल्स पे सबसे पहले वर्क करते हैं। अब हमने बात की कि ये क्लाइंट फोकस्ड होता है, सब इम्पोर्टेंस क्लाइंट को दी जा रही होती है, क्लाइंट का कल्चर देखा जा रहा है, क्लाइंट की हालत को देखा जा रहा है, कहीं उसने ट्रॉमा तो फेस नहीं किया। फिर आपको ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी भी उनको देनी पड़ेगी। क्लाइंट की एज क्या है, उनकी पर्सनैलिटी का स्टाइल क्या है, फिर वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके गोल्स क्या हैं, कितना वो काम कर सकते हैं, कितने सेशंस वो ले सकते हैं, कितनी देर का वो सेशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें, तो ये जो आप गोल्स जब बनाएंगे तो ये क्लाइंट ड्रिवन होंगे। उनके लिए बेहतरीन थेरेपी कौन सी होगी, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आप क्लाइंट को एसेस करके लेते हैं। तो इस तरह से जो आपके गोल्स होंगे, जस्ट थेरेपिस्ट गोल्स नहीं बना देगा, बल्कि वो क्लाइंट ड्रिवन होने चाहिए। तो गोल सेटिंग में क्लाइंट का शामिल होना ज़रूरी होता है। अब आप आसानी भी फराहम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की हमने जैसे बात की कि अब गोल्स हैं, अब अगर वो क्लाइंट डिप्रेस्ड हालत में है तो आप उनको आसान करके टास्क देंगे। जब आप उन्हें कोई गोल देते हैं तो उन्हें आप स्टेप्स में देते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर कोई सोशल गोल है तो हो सकता है कि आप उन्हें थोड़ी देर के लिए किसी फ्रेंड से मिलने का कोई एक गोल दे देते हैं, वीक में एक दफ़ा। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जो गोल्स हैं उनको बढ़ाते जाते हैं। आपको पता भी चल जाता है कि वो कितना, किस अंदाज में प्रोग्रेस हासिल कर रहे हैं। देन नेगोशिएट एंड कंप्रोमाइज, आपने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट को कोई मसाइल पेश आ रहे हैं तो आपने उनसे बात करनी है, उन्हें सुनना है। आपने कंप्रोमाइज़ करना है, अगर वो कोई चीज़ नहीं हासिल कर पाए, नेक्स्ट टाइम से ही।
और फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर ही आपने रिव्यू भी करना है उनकी एक्टिविटीज़ को, कि वो गोल्स रेगुलरली मीट कर रहे हैं, जो थेरेपी का मकसद है वो पूरा हो रहा है, और जो चेंजेस आपने लानी हैं वो आप फिर साथ साथ लाते रहते हैं कि क्लाइंट की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग कि किस तरह से वो गोल्स मीट कर रहे हैं। अब जो छोटी छोटी इनकी सक्सेसेस होती हैं, जो गोल्स हासिल करते हैं, अब आपने उस पर खुशी का इजहार करना है, सेलिब्रेट करना है। डिप्रेस्ड शख्स जो है उसे फील नहीं इतना हो रहा होता, वो सैड होता है और लो मूड होता है उनका। तो आपने उनके साथ जो गोल्स उन्होंने मीट किए हैं उसको मनाना है, उनको सेलिब्रेट करना है। जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है क्लाइंट्स को, तो इससे उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे भी अपने गोल्स को पूरा करेंगे। और फिर आपने लगातार फीडबैक उनको देते रहना है, जो जो टास्क उन्होंने पूरे किए हैं उस पर आपने उनको बताना है कि आप सेटिस्फाइड हैं उनकी प्रोग्रेस से। अब हम देखते हैं कि जो थेरेप्यूटिक सेशंस हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होगा। स्किल बिल्डिंग। जो मसले हैं लाइफ से रिलेटेड, चाहे थॉट्स की प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे डिप्रेशन इमोशन का इशू है, लेकिन हम थॉट्स के जरिए उन पे वर्क करते हैं, बिहेवियर्स के जरिए करते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं। इन थेरेपी से हमने ये देखा, ये अब सारी स्किल्स हैं। असल चीज़ स्किल सीखना होता है। जितनी रेगुलरली वो इन टास्क पे काम करेंगे, अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। तो पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उनकी स्किल्स को एसेस करते हैं, अभी वो किस तरह से मसाइल को कोप करते हैं इस हालत में। थेरेपी के स्टार्ट में कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद आप टारगेट स्किल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि किन स्किल्स पे काम करना है, कहाँ पर कमजोरी पाई जा रही है, कहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अब उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देन साइको एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि आप डिप्रेशन के बारे में क्लाइंट को मुकम्मल मालूमात देते हैं, उन्हें साइको एजुकेट करते हैं कि आपको इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स बिल्ड करना पड़ेंगी। और यहाँ पर स्किल बिल्डिंग की ही अहमियत होती है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स हैं, अपने इमोशंस पे कैसे काबू रखना है, उनको कैसे बैलेंस रखना है, या जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की स्किल्स हैं। अब यहाँ पर स्किल डेमोन्स्ट्रेशन होती है, यानी आपने बता तो दिया कि ये स्किल है, वो उस पर काम कैसे करेंगे, आप उन्हें करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान में रोल प्ले होता है। सेशंस के दौरान रोल प्ले सिनेरियोज भी होते हैं कि आप उन्हें करके दिखाते हैं कि इस तरह से बात करनी है, इस तरह से मसले को हल करना है, इस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, इस तरह से खुद को रिलैक्स करना है। तो ये सब आप उन्हें रोल प्ले के थ्रू करके भी दिखाते हैं। तो इस तरह से ये स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है कि वो किस तरह से अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो हमने देखा कि जो मेन पर्पस होता है वो स्किल एक्विजिशन होती है। जितनी स्किल्स वो बिल्ड करते जाएंगे उतने वो स्ट्रांग रहेंगे और लाइफ में वो अपने थेरेपिस्ट खुद बन जाएंगे। हमेशा ये बात याद रखें कि जो एक अच्छा थेरेपिस्ट होता है और जो अच्छी थेरेपी होती है उसका हमेशा ये मकसद होता है कि वो क्लाइंट को, पेशेंट को अपना थेरेपिस्ट खुद बना दें, यानी वो सारी स्किल्स गेन करके अपने मसाइल पे खुद काबू पा सकें और उन्हें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। देन स्किल बिल्डिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल से? प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। स्किल कैसे बनती है, मास्टरी कैसे गेन होती है किसी भी स्किल में, कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं और रिपीट करते जाते हैं। देन जनरलाइजेशन। थेरेपी में जो आपने स्किल सीखी है सेशन में वो आपने अपनी लाइफ पे अप्लाई करनी है, उनको जनरलाइज करना है कि वो जो स्किल्स हैं वो सिर्फ सेशन के लिए नहीं है बल्कि वो आपने यूज़ करनी है अपनी डेली लाइफ में।
और फिर जो रुकावटें फेस करनी की जाती हैं क्लाइंट्स की तरफ से, तो उन पे वर्क किया जाता है। उन रुकावटों को किस तरह से अबूर करना है, इस पे थेरेपिस्ट और क्लाइंट जो है वो मिलके काम करते हैं। प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है, किस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं। और स्किल सीखने का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थे वो आइडेंटिफाई कर लिए गए, उनकी शिनाख्त हो गई। अब वन बाय वन वो उनको सॉल्व कर रहे होते हैं स्किल बिल्डिंग के थ्रू। सेल्फ एफिकेसी बिल्ड होती है। सेल्फ एफिकेसी से ये मुराद है कि किसी भी चीज़ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। अब डिप्रेशन एक मसला है। डिप्रेशन की बीमारी को लेते हुए आप कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना ये समझते हैं कि आप इस पर काबू पा लेंगे। तो अपनी इस बीमारी के लिए जो आपकी सोच है कि आप कितने काबिल हैं, आप कितनी एबिलिटी है, इस यकीन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एफिकेसी। तो इसको इम्प्रूव किया जाता है उनकी थॉट्स पे वर्क करके। देन फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि अगर उन्हें स्किल बिल्डिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो आप उनको क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग टेलर करते हैं। होमवर्क असाइनमेंट्स दी जाती हैं। स्किल बिल्डिंग हमने बात की प्रैक्टिस से होता है, रेपिटेशन से होता है। तो अब उनको डेली बेसिस पर कोई टास्क दिए जाते हैं ताकि उनकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती रहें और पुख्ता होती रहें। इसी तरह से फिर जब भी सेशन होता है वीक के बाद, तो उसमें आप रिव्यू करते हैं और मेंटेनेंस को चेक करते हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस रफ्तार से कर रहे हैं। अब होमवर्क की इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने होमवर्क की इम्पोर्टेंस उन्हें बतानी है कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये जो चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो आपने थेरेपी के बाहर भी आपने करनी है, सेशंस के बाहर भी, यानी घर पे डेली लाइफ में भी आपने करनी है। गोल सेटिंग की हम बात कर चुके हैं कि होमवर्क के थ्रू आप उनसे उनके गोल्स पे काम करवा रहे होते हैं। जो असाइनमेंट्स है वो टेलर्ड होनी चाहिए, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। आपने उन्हें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे के हर चीज़ समझानी है। अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट्स को समझ नहीं आती और एक हफ्ते बाद फिर वो बताते हैं कि ये टास्क तो हमने नहीं किया, उन्हें प्रॉपर समझ नहीं आती। तो आपका ट्रस्ट क्लाइंट के साथ बिल्ड होना चाहिए, वो अपना मसला आपसे शेयर कर सकें। अपनी फिजिबिलिटी को देखना है कि जो गोल्स आप सेट कर रहे हैं, जो आप असाइनमेंट्स दे रहे हैं, वो फिजिबल है, रियलिस्टिक हैं, वो अचीव की जा सकती हैं। वो क्लाइंट अपने डेली लाइफ में उनको मैनेज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और फिर आपने उसकी जो रफ्तार है, जो प्रोग्रेस है, किस तरह से वो अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, उसको मॉनिटर करना होता है। कंसिस्टेंसी को इनकरेज करना है। जितना ज़्यादा वो डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, ये चीज़ उनके लिए बेहतर होगी। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए उन्हें डेली बेसिस पे वर्क करना होगा। और फिर आपने फीडबैक और सपोर्ट जारी रखनी। अब जो टास्क वो कर लेते हैं, आपने उनको रिव्यू करना होता है। आप उनसे डिस्कस करते हैं जहाँ पर कोई कमी कोताही है, और जो उनकी सक्सेसेस हैं आप उनको सेलिब्रेट करते हैं और पॉजिटिव आउटकम्स आप उन्हें दे रहे, उनको री इन्फोर्स कर रहे होते हैं, यानी आप शाबाश देते हैं उन्हें, एक्नॉलेज करते हैं उनकी कामयाबियों को, ताकि वो जो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो आगे उन पर काम जारी रखें। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर चुके हैं। चैलेंजेस को नॉर्मलाइज करना होता है। अक्सर लोग डर जाते हैं मुश्किलात से, लेकिन हमने इस तरह से थेरेपी में वर्क करना है कि जो चैलेंजेस हैं वो आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स होते हैं। एक मुश्किल को आपने फेस किया, उस पर काबू पाया, तो आप एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए। तो चैलेंजेस को आपने नॉर्मलाइज करना है। चैलेंजेस का जो फियर है उस पर वर्क करना है।
देन अब हम देखते हैं कि जो CBT और IBT हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, इनको हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के साथ किस तरह से कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब जब हम बात करते हैं CBT की, तो CBT के अम्ब्रेला के अंडर आजकल जो लेटेस्ट साइकोथेरेपीज हैं, लाइक DBT, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, और माइंडफुलनेस बेस्ड CBT, तो ये बहुत उरूज पे हैं, ये बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत कामयाब हैं, इन पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। इसी तरह से एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है, ACT, वो भी माइंडफुलनेस बेस्ड है। तो आजकल का जो ये दौरानिया चल रहा है उसमें CBT के साथ साथ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस भी अप्लाई हो रही होती हैं। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इस मॉड्यूल में देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस को कम करने के लिए, चूंकि स्ट्रेस डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत होती है, वजह होती है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो अब वो कौन सी माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं। सबसे पहले तो माइंडफुलनेस है क्या चीज़। माइंडफुलनेस से ये मुराद है कि आप प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में रहने से ये मुराद है कि आपका जो फोकस है, आपकी जो तवज्जो है, वो इस लम्हे में हो। अब इस लम्हे में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी सेंसेस के थ्रू आप जो चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका फोकस उन पे है, यानी इस लम्हे में है। आप सांस ले रहे हैं, आपकी तवज्जो अपनी सांसों पे है, यानी इस लम्हे में मौजूद होना, ये माइंडफुलनेस है। अब माइंडफुलनेस के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी अवेयरनेस है प्रेजेंट की, वो नॉन जजमेंटल होनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है कि नॉन जजमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए। नॉन जजमेंटल अवेयरनेस से ये मुराद है कि आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रेजेंट में रहते हुए, चाहे वो आपकी थॉट्स हैं, आपकी इमोशंस हैं, तो आप उनके बारे में कोई राय कायम नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, आप कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे। ये है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। यानी थॉट्स हैं तो ठीक है, आपने उसको ऑब्जर्व किया कि ओके ये थॉट मेरे माइंड में आई है, लेकिन आप उसको अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे यहाँ पे। ये है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस कल्टीवेट करना, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट में रखने के लिए है। जब आप अपना ओपिनियन देते हैं तो आप पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो आपका माइंडसेट इस तरह से बन जाता है कि वो हमदर्दी वाला होता है, कंपैशनेट होता है, आप चीज़ों को जज नहीं कर रहे होते, और एक्सेप्टिंग माइंडसेट होता है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो माइंडफुलनेस है वो नॉन जजमेंटल होती है हमेशा। इसके बाद जो आपकी सांसें हैं उनकी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने अपनी तवज्जो जो है वो सांसों की तरफ करनी है। इस तरह से आपकी जो सांस है वो, पहले आप इनहेल करते हैं, फिर सांस को रोकते हैं, फिर आप एक्सहेल करते हैं। तो इससे क्या हेल्प होती है इस टेक्निक से, कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। स्ट्रेस किस वजह से होता है, ये पास्ट में कुछ हुआ है उसकी सोच की वजह से, या फ्यूचर का कोई स्ट्रेस है कि आपने कुछ करना है, किसी चीज़, किसी चैलेंज को फेस करना है, तो उसका स्ट्रेस होगा। लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हुए इस तरह से अपनी तवज्जो अपनी सांसों की तरफ लेके आते हैं, तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। इसी तरह से माइंडफुलनेस को आप लाइफ की हर चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माइंडफुल वॉकिंग हो सकती है, माइंडफुल ईटिंग हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। माइंडफुल वॉशिंग हो सकती है, आप घर के काम काज कर रहे हैं वो भी माइंडफुली कर सकते हैं। तो
जब माइंडफुल वॉकिंग किस तरह होगी कि जहाँ पर आप चल रहे हैं आपका अपनी बॉडी की मूवमेंट पे ध्यान है, इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट पे ध्यान है, यानी आप प्रेजेंट फोकस्ड हैं विदाउट जजमेंट। इसी तरह से माइंडफुल ईटिंग भी है। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका ध्यान उसके टेस्ट की तरफ है, उसके कलर की तरफ है, यानी प्रेजेंट में आपका ध्यान है और आप उसको हरने वाला जो है उसको एंजॉय करके खा रहे हैं। देन बॉडी स्कैन है। अब इंसानी माइंड की इतनी ताकत होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है थॉट की, कि जब आप अपनी थॉट्स का फोकस अपने किसी बॉडी के पार्ट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लेग्स में खिंचाव फील हो रहा था, टेंशन फील हो रही थी, आपने अपनी तवज्जो, अपना फोकस जो है वो टांगों की तरफ कर दिया, तो अब वहाँ से वो जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगी और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह से बॉडी स्कैन में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ आप अपना फोकस लेके जाते हैं, माइंडफुल होते हैं उनसे, तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं। देन माइंडफुल जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या है कि आप डेली डायरी लिखते हैं। तो माइंडफुल जर्नलिंग क्या है कि जब आप वो डायरी लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंट में रहते हुए नॉन जजमेंटली लिखते हैं, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में लिख रहे हैं। आप उनको बुरा या अच्छा कहे बगैर, अपना ओपिनियन दिए बगैर, जस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ हुई है और आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं, जस्ट फैक्ट्स को। यहाँ पर आपके ओपिनियंस शामिल नहीं होंगे। जो हकीकत में आपको थॉट आई आपने वो लिखी, जैसा आपने फील किया आपने वो लिखा। तो इस तरह से भी आपके इमोशंस प्रोसेस होते हैं। तो ये सारी स्ट्रेस रिड्यूस करने की, स्ट्रेस को कम करने की टेक्निक्स हैं और माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं। माइंडफुलनेस के जरिए आप कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसी तरह से गाइडेड इमेजरी है। गाइडेड इमेजरी से मुराद है कि थेरेपिस्ट या कोई मास्टर आपको कुछ इमेजिन करने के लिए कहते हैं, या कोई आप ऑडियो के थ्रू कुछ इस तरह की गाइडेंस को सुनते हैं कि आपने कुछ इमेजिन करना है। लाइक आप किसी बहुत पुरसकून जगह पे हैं, अपनी आइज क्लोज करते हैं और इमेजिन करते हैं, तसव्वुर करते हैं कि आप बड़ी किसी पुरसकून जगह पे हैं, ये ऐसी जगह पे हैं जो आपकी पसंदीदा है। और इस तरह से इमेजिन करने से भी आपको सुकून मिलता है और आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। इस तरह से माइंडफुल अप्रिसिएशन। आप प्रेजेंट में रहते हुए आप किस तरह से ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आप किस तरह से शुक्रगुजारी और अप्रिसिएशन शो करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। जो आपकी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी तरफ आप अपने फोकस को ले जाते हैं, अपनी तवज्जो उनकी तरफ करते हैं, अपनी कामयाबियों की तरफ, अपनी अच्छाइयों की तरफ। तो इससे भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। सेल्फ काइंडनेस इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने साथ एक कंपैशनेट वे में, हमदर्दी के तौर पर पेश आते हैं। आप अपने आप को काइंडनेस के साथ ट्रीट करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, सुनते हैं। खासकर जो मुश्किल टाइम्स होते हैं उसमें आप अपने साथ एम्पैथी से पेश आते हैं कि जिस तरह आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं अपने साथ रहमदिली और प्यार का इजहार। तो अब ये वो पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्फ कंपैशन के ज़रिए, सेल्फ काइंडनेस के ज़रिए और सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए अपने आप से आगाह होकर, अपने आप से हमदर्दी रखते हुए हम किस तरह से डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। देन सेल्फ कंपैशनेट सेल्फ टॉक। हर इंसान को थॉट्स आती हैं। हमने बात की थी कि नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक होती हैं, खुद ब खुद आती हैं। वो तो खुद ब खुद आती हैं, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या हम भी उन नेगेटिव थॉट्स की बात को मान लेते हैं, या हम अपने आप से दर्दी के साथ बात करते हैं? जो हमारी सेल्फ टॉक है वो सेल्फ कंपैशनेट होती है। तो जब आप काइंडनेस और अच्छे अंदाज में, हेल्पिंग वे में, कंपैशनेट वे में अपने आप से बात करते हैं, तो इससे
जो सेल्फ ब्लेम होता है, गिल्ट होता है, वो कम हो जाता है, और जो आपका इनर डायलॉग है, जो आपकी थॉट्स में गुफ्तगू अपने आप से चल रही होती है, वो इम्प्रूव होती है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की पहचान करना। आप जब माइंडफुल रहेंगे तो आप अपनी थॉट पैटर्न्स पे निगाह रख पाएंगे कि आप कैसा सोच रहे हैं। जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपकी तवज्जो जाएगी ना अपनी थॉट्स पे, राइट। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। तभी आप जब उनको समझेंगे, उनकी शनाख्त होगी, तभी आप उनको उस अंदाज में रिफ्रेम कर सकेंगे जिस तरह से अभी हमने थॉट डायरी में किया। इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना। कोई भी इंसान मुकम्मल तौर पे परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो जो इम्परफेक्शंस हैं, जो वीकनेसेस हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो ये भी सेल्फ कंपैशन का एक हिस्सा है। अगर कोई मसला है, उसको एक्सेप्ट करना है और सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचना है, यानी खुद को बुरा भला कहने लग जाना, खुद पे गुस्सा करना। इस चीज की बजाय सेल्फ कंपैशन पे वर्क करना होता है। देन आपके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, इमोशनल ट्रिगर से मुराद वो कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से स्ट्रेसर्स हैं, स्ट्रेस की वजह बनते हैं और उनसे आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप बहुत उदास महसूस करने लग जाते हैं, या बहुत आपको गुस्सा फील होने लग जाता है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो वो कौन से हैं, आप उनकी पहचान करते हैं। उनको पहचानने के बाद आप कौन सी ऐसी स्किल्स हो सकती हैं, कौन सी ऐसी कोपिंग स्ट्रेटेजीज है जिन पे आप वर्क करके उनसे बच सकते हैं। तो ये जो हम बिहेवियरल एक्टिवेशन की बात कर रहे थे, उस पे आप वर्क करते हैं। मिसाल के तौर पर आप सोच रहे होंगे ना ये सारी चीजें किस तरह से अप्लाई होती हैं। तो जब आप माइंडफुल होंगे और आप समझ रहे हैं कि आपको होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस फील हो रही है, जो कि हमने पहला सिम्टम देखा था, इंसान को होपलेसनेस फील होती है, उदासी होती है और मायूसी भी महसूस हो रही होती है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? तो बिहेवियरल एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग आप सपोर्ट सिस्टम तलाश करेंगे, फैमिली में किसी से बातचीत करेंगे, सपोर्ट आपको चाहिए होगी, या अपने फ्रेंड से बात करेंगे, या आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी। इसी तरह से आप उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, या अकम्पलिशमेंट का एक सेंस मिलता है कि आपने कुछ अचीव किया है। इसी से आपकी जो होपलेसनेस है वो ख़त्म हो सकती है ना, कि आप कुछ अचीव करने लग जाएं। जब आप कोई रियलिटी में अचीव करने लग जाते हैं तो आपकी मायूसी कम होती चली जाएगी। तो हमने देखा कि ये सारी चीज़ें कब मुमकिन होंगी, जब इंसान माइंडफुल रहेगा, जब प्रेजेंट फोकस्ड रहेगा। लेटिंग गो ऑफ पास्ट रिग्रेट्स। अगर कोई पास्ट के रिग्रेट्स हैं, कोई ऐसी तकालीफ हैं जो पास्ट के रिलेशनशिप्स की वजह से हैं, चाहे वो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तो अब आपने सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करना है यहाँ पर भी। अगर पास्ट के कोई रिग्रेट्स हैं, आपसे कोई गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, अब आपने खुद को भी माफ कर देना है, और जो इमोशनल बर्डन है आप पे उसको कम करना है। तो आपने देखा कि माइंडफुल सेल्फ कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस डिप्रेशन की मैनेजमेंट में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है। अब माइंडफुल एक्टिविटीज को आपने एम्ब्रेस करना है, जैसे कि हमने बात की थी कि माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग। इसी तरह से जो बाकी एक्टिविटीज हो सकती हैं माइंडफुलनेस की, जिस तरह से मेडिटेशन है, मुराकबा है, योगा है, इन एक्टिविटीज के थ्रू भी आप अपनी ज़ात से मज़ीद अवेयर हो सकते हैं, और इस तरह से आपके इमोशंस रेगुलेट हो सकते हैं।
देन बिल्डिंग रिजिलियंस, लचक का पैदा होना। इंसान की लाइफ में तकलीफ आती है, मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस महसूस होता है, लेकिन अगर वो सेल्फ कंपैशनेट वे में अपने साथ रहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस हासिल करते हैं, तो इस तरह से जो उनमें लचक है कि मुश्किल सिचुएशन में वो खुद को काबू रख पाएंगे, तो ये चीज़ इंप्रूव होती है। देन ये जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज है, इनको हम सीबीटी के सेशंस में किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीबीटी के सेशंस में। आईपीटी का भी हम देखते हैं, लेकिन सीबीटी में तो अब हम देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि माइंडफुलनेस ब्रीदिंग क्या चीज़ है, बॉडी स्कैन क्या है, ये हम ऊपर ये सारी चीज़ें स्टडी करके आ गए हैं। माइंडफुल ईटिंग क्या है, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन क्या है, माइंडफुली आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइंडफुल वॉकिंग, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, यानी अपने साथ कंपैशनेट वे में काइंडनेस के साथ कैसे पेश आना है, और माइंडफुल एक्सेप्टेंस, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं माइंडफुलनेस में, और नॉन जजमेंटल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, राइट। तो अब आप काइंडली कमेंट्स में बताइएगा, यहाँ पर एक शॉर्ट सी एक्टिविटी करते हैं, और ये ग्रेडेड एक्टिविटी होगी, यानी आपको इसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आप कमेंट्स में यहाँ बॉडी स्कैन को डिफाइन कर दे अपने वर्ड्स में, कि बॉडी स्कैन क्या है, आप अपने वर्ड्स में, बेशक आप उर्दू में या इंग्लिश में उसको डिफाइन कर दें, और उसकी एक एग्जाम्पल भी लिख दें। जितने भी कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप बॉडी स्कैन को यहाँ पर कमेंट्स में इस वीडियो के नीचे अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर दें, और उसकी एक एग्जाम्पल भी दे दें। तो इस ग्रेडेड एक्टिविटी के आपके 5 मार्क्स हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि आईपीटी के सेशंस में किस तरह से माइंडफुलनेस को एक्सरसाइज किया जाता है। सीबीटी का हमने देख लिया। तो आईपीटी में चूंकि रिलेशनशिप बेस्ड होती है ये थेरेपी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे इसका फोकस होता है ना, तो अब यहाँ पर माइंडफुल लिसनिंग, जब आप किसी को लिसन कर रहे हैं तो आपने माइंडफुल रहना है। माइंडफुल रहने से वही दोनों मीनिंग्स आपने मुराद लेने हैं, कि आप प्रेजेंट में रहते हुए लिसन कर रहे हैं, आपका टोटल वहाँ पे ध्यान है, और दूसरा ये कि आपने नॉन जजमेंटली लिसन करना है, आपने जज नहीं करना। जब आप नॉन जजमेंटली सुनेंगे, इसका ये मीनिंग होगा कि आप उन्हें इंटरप्ट नहीं कर रहे, उन्हें बोलने दे रहे हैं, एम्पैथी के साथ उन्हें सुन रहे हैं, और फिर एम्पैथी के साथ ही आप उनसे बात भी कर रहे हैं। तो इस पूरे अमल को हम कहेंगे माइंडफुल लिसनिंग, कि आपने उन्हें माइंडफुलनेस के साथ सुना है। देन माइंडफुल रिफ्लेक्शन, जो क्लाइंट्स हैं, जब आपने उनको सुना है, उनके मसाइल सुने हैं, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में आपने जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस है, वो आपने सुने हैं, तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं माइंडफुल, यानी आप अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं कि आपने सुना है उन्हें, और आप मजीद सवाल करते हैं, मजीद जानने की, डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को हम कहेंगे माइंडफुल रिफ्लेक्शन, और ये जाहिर है जब आप माइंडफुल होंगे तभी आप कर पाएंगे। देन माइंडफुल कम्युनिकेशन, ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो आप माइंडफुली करते हैं, यानी जब आप कोई बात करें तो आई के स्टेटमेंट्स के साथ बात करें, मैं कहते हुए बात करें, यानी आप अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो आप इस तरह बताएंगे कि मुझे अच्छा फील, आपको अगर बुरा फील होता है तो आप बताएंगे मुझे बुरा फील हुआ। आप ब्लेम नहीं करेंगे, आप ब्लेमिंग वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लिसनिंग, और आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की स्किल्स हैं, जो मसाइल और झगड़ों को ख़त्म करने की स्किल्स हैं, वो बेहतर हो जाती हैं जब आप आई का इस्तेमाल करते हैं। आपने किसी से, आपकी बहस हुई, आपको बुरा महसूस हुआ, आप उन्हें बताएंगे जब आपने ऐसी बात की है तो मुझे बुरा महसूस हुआ है। तो जब आप आई की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो एक तो वो दूसरों को बुरी भी नहीं लगती हैं, और इसको हम माइंडफुल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें आपने कोई जज नहीं किया चीज़ को, आपने उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ब्लेम नहीं किया उन्हें, बल्कि आपने
अपनी फीलिंग बताइए, राइट। इसके बाद है माइंडफुल प्रेजेंस। अब माइंडफुली प्रेजेंट रहते हैं सेशन में। हम ये चीजें आप खुद भी क्लाइंट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें सिखा भी रहे हैं कि आपने इस तरह से कम्युनिकेट करना है, इस तरह से माइंडफुली प्रेजेंट रहना है। यानी आप भी इस तरह से उनके साथ रह रहे हैं। ये थेरेपिस्ट के लिए भी है और उन क्लाइंट्स को भी आप माइंडफुलनेस सिखा रहे होते हैं। तो माइंडफुल प्रेजेंस जो है उसकी क्या अहमियत है कि आप प्रेजेंट में रहते हुए आपने सोशल इंटरेक्शंस में एंगेज होना है। क्योंकि आईपीटी की हम बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल जो साइकोथेरेपी है उसमें रिलेशनशिप्स पे वर्क हो रहा होता है। तो प्रेजेंट में रहते हुए जब आप सोशली इंटरेक्ट करेंगे, पास्ट के गमों को छोड़ के, फ्यूचर की एंजाइटीज को छोड़ के, प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए जब आप सोशली इंटरेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं। वो कनेक्शंस मीनिंगफुल होंगे, ऑथेंटिक होंगे। माइंडफुल एम्पैथी से ये मुराद है कि आप अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड करते हुए सेल्फ अवेयरनेस के साथ, कि आपको अपनी अवेयरनेस है, आप खुद से आगाह हैं, आप अपनी फीलिंग से आगाह हैं, आप अपने साथ एम्पैथी के साथ पेश आ रहे हैं, यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी तरह से आपकी जो कनेक्शंस हैं, आप जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोग जो हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, आप उनसे भी एम्पैथी के साथ पेश आते हैं। एम्पैथी से ये मुराद है कि आप उनकी फीलिंग्स को उसी तरह समझ रहे हैं जिस तरह से वो महसूस कर रहे हैं, यानी आप उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग का सेंस होता है जहां पर आप खुद के साथ और दूसरों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखते हैं और उनकी जो एहसासात हैं उनको समझ रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं माइंडफुल एम्पैथी, प्रेजेंट रहते हुए दूसरों की और अपनी फीलिंग्स को समझना। इसके बाद माइंडफुल बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज क्या होती हैं कि आप अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्पेस जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप रिलेशनशिप्स में हैं, आपने माइंडफुल बाउंड्रीज कल्टीवेट करनी होती हैं। इससे क्या होता है कि आप अपनी इमोशनल वेल बीइंग को प्रमोट कर रहे होते हैं। यानी आपको कुछ चीजें पसंद नहीं होंगी, शायद वो आप नहीं चाहते हैं, तो आप कम्युनिकेट करते हैं, आप असर्टिव होते हैं, आप बताते हैं कि आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, लिमिट्स क्या हैं, आप उनको तय करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इमोशनल, फिजिकल और जो मेंटल स्पेस है, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। देन माइंडफुल कनेक्शन। किस अंदाज में आपने दूसरों से जुड़ना है, कनेक्शन कैसे बनाना है। तो आपकी तवज्जो जो है वो दूसरे शख्स पर हो, आप उसे मुकम्मल तौर पर अटेंड कर रहे हो, आपकी पूरी तवज्जो, फुल अटेंशन आपकी उसकी तरफ हो, और आपकी अटेंशन प्रेजेंट पर भी हो। प्रेजेंट में रहते हुए, माइंडफुल रहते हुए जब आप दूसरों को अपनी प्रेजेंस देते हैं और उनसे सोशल इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको सुनते हैं, तो ये एक तरह से माइंडफुल कनेक्शन होगा। और माइंडफुल कनेक्शन जो है वो रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है। इसके बाद हमने क्लाइंट्स को प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस कैसे देनी है, उनको कैसे इनकरेज करना है कि वो प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस को पाले, यानी लम्हा मौजूद की जो आगाही है उनको मिल जाए। तो इसके कुछ असूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं माइंडफुलनेस के,
तो अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है नॉन जजिंग। नॉन जजिंग से ये मुराद है कि आप जज नहीं कर रहे होते, यानी ये ऐसी विजडम है कि आप जो इर्द गिर्द हो रहा है, आपके आपके अंदर जो हो रहा है, जैसे आपकी थॉट्स हैं, जो सोचें आपके माइंड में चल रही हैं, आपके जो इमोशंस इस वक्त में हैं, और बाकी दुनिया में इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, आप उसको जज नहीं करते, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। आप उसको लेबल नहीं करते कि कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। राइट। तो इस चीज को हम कहते हैं नॉन जजिंग। सही और गलत, अच्छा या बुरा, इस सेंस में आप उसको जज करके नहीं देख रहे होते, बस जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, सिर्फ जानने के लिए होते हैं। इसके लिए फिर पेशेंस भी जरूरी है। तो पेशेंस ऐसी विजडम अपने अंदर कल्टीवेट करने का नाम है कि ऐसी हमें विजडम मिल जाए कि हम इस चीज को मान लें, इस चीज को हम तस्लीम कर लें कि कुछ चीजें जो हैं वो अपने ही टाइम पे जाके अनफोल्ड होंगी। चीजें जो हम चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम अभी हासिल करना चाह रहे हैं, चीजों को इस तरह से चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, वो अपने वक्त पर ही होंगी। तो हम इस चीज को एक्सेप्ट जब कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं पेशेंस, यानी कि सब्र। तो माइंडफुलनेस में इससे ये मुराद है कि अभी का जो लम्हा है, आप इसे मुकम्मल तौर पे कबूल कर रहे हैं कि जो चीजें हो रही हैं ठीक हो रही हैं, और आप तेजी नहीं दिखाते कि रिजल्ट्स आपको फौरन मिल जाएं। आप सब्र रखते हैं, और अ, उस विजडम तक आप पहुंचते हैं, आप इस अक्लमंदी को हासिल कर लेते हैं कि कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को होने दें, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने ही टाइम पे जाके अनफोल्ड होंगी, उनका जो नतीजा है वो अपने वक्त पे ज़रूर आएगा। इस चीज़ को हम पेशेंस कहते हैं। इसके बाद बिगिनर्स माइंड। अब माइंडफुलनेस में क्या होता है कि हम खुद को इस चीज के लिए तैयार कर लेते हैं कि हम हर चीज को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हर चीज पहली दफा हो रही है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए, असल में भी ऐसा ही है। हर लम्हा जो है वो नया लम्हा है। अभी जो हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, हर आने वाला जो लम्हा है वो एक फ्रेश लम्हा है। जैसे डेट चेंज होती है, हर दिन एक नया दिन होता है। तो हमने उसको एक बिगिनर माइंड के साथ अप्रोच करना है कि हम सीख रहे हैं, अभी हम ओपन पर्सपेक्टिव के साथ हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। और हम मफरूजात पे जिंदा नहीं हैं, हम चीज़ों को जज नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक बिगिनर माइंड रखते हुए, एक सीखने वाला ओपन माइंड रखते हुए, ओपन पर्सपेक्टिव रखते हुए चीज़ों को देख रहे हैं, और हर लम्हे को हम इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये है बिगिनर्स माइंड। देन ट्रस्ट। अब ट्रस्ट से यहाँ ये मुराद है कि हम ये चीज जान लें, ये चीज समझ लें, और ये चीज हम दूसरों को भी बताएं, इस बात को हम कम्युनिकेट भी करें कि गलतियां करना ठीक है। गलतियां इंसान से होती हैं। राइट। गलतियां इंसान से होती हैं, और उसी से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो माइंडफुलनेस में ट्रस्ट का एक मीनिंग ये भी है कि हम अपनी जात पे ट्रस्ट रखते हैं। इसको हम कॉन्फिडेंस की सूरत में भी देख सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपनी जात पे ट्रस्ट है कि आपकी जो विजडम है, आपकी जो इंट्यूशन है, और आपकी जो अंदर की समझ बूझ है, जो आपको कुदरत की तरफ से मिली है, उसके ऊपर ट्रस्ट है। सो इसकी निशानी क्या है कि आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, और दूसरों को ये बताते भी हैं कि गलतियां इंसान से होती हैं, और वो सीखने के लिए होती हैं। देन नॉन स्ट्राइविंग। नॉन स्ट्राइविंग का ये मतलब है कि कोशिश ना करना। अब काफी सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, या जो सुलझते हुए या उनका हल निकलते हुए एक दौरानिया लग सकता है। तो अभी हमें उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें उनको लेट गो करना चाहिए कि हमने जी उनको चेंज करना ही करना है इसी लम्हे में। इस
परेशानी से निजात हासिल करके उनको जाने दें, हम इस लम्हे में मौजूद रहें। अगर हम उनको लेके परेशान बैठे रहेंगे और मनफी सोचों को हम एंटरटेन करते रहेंगे तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। तो जो चीज़ें जिस तरह से हैं उनको एक्सेप्ट करना और लेट गो करना। कोई चीज़ माइंड में हमें तंग करी, उसको जाने दें, निकाल दें माइंड से। कोशिश ना करें हर चीज़ को सुलझाने की कि हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। अब हमारे बस में जो चीज़ें, हम उन पे काम करना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में है, जिनको हम बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं तो उनके लिए हमें बिला वजह स्ट्राइव नहीं करना चाहिए। तो ये नॉन स्ट्राइविंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर देखा जाता है डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं और उन सोचों को लेके बैठ जाते हैं कि उनको एंटरटेन करते हैं कि ये क्यों आ रही है, ये कैसे हल होगी। अब वहां पे उनकी जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है हमें वो करनी चाहिए। इसके बाद है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये मुराद है कि अब प्रेजेंट मोमेंट में, इस लम्हे में जो चीजें जिस तरह से हैं तो हम उनको कबूल कर रहे हैं। अब हम रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्शन नहीं दे रहे, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस का तस्वीर है। माइंडफुलनेस में एक्सेप्टेंस होती है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। आप स्टिल होते हैं। आप गैर ज़रूरी फिक्रों में नहीं पड़े रहते, कोशिशों में नहीं पड़े रहते, बल्कि आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, आसानियां भी होंगी, तो आप हर चीज़ को कबूल कर रहे होंगे यहाँ पर। इसके बाद लेटिंग गो का तस्वर है। इस प्रिंसिपल, इस असूल के मुताबिक कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रुक जाते हैं और चीज़ों को जाने देते हैं। जैसे हमने बात की, हर लम्हा एक नया लम्हा होता है। तो आप हर लम्हे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर कहीं पे आप स्टक होंगे किसी एक सोच में, तो वो आपने नहीं करना है, उसको इजाज़त नहीं देनी है, बल्कि उसको रुखसत कर देना है उस सोच को। एक फीलिंग में अगर आप खुद को स्टक होता हुआ पाते हैं, आपने उसको जाने देना है। आपने उसके साथ क्लिंग नहीं कर जाना, चिमट नहीं जाना, बल्कि आपने उनको जाने देना है, अटैच नहीं हो जाना। तो इस तस्वर का नाम है लेटिंग गो। देन ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो नेमतें आपको मिली हैं, उनकी तरफ आप अपना फोकस करते हैं, उनको नोटिस करते हैं। तो इस तरह से आपके अंदर एक एप्रिसिएशन का, शुक्रगुजारी का जज्बा बेदार होता है। अब एक तरफ जिंदगी की मुश्किलात हैं, एक तरफ डिप्रेशन से आने वाली तकलीफें हैं या एनजाइटी से आने वाली तकलीफें हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपके पास मौजूद हैं। जब आप उन ब्लेसिंग्स पे अपना फोकस लेके जाते हैं, उनको नोटिस करते हैं, तो आप जिंदगी की मुश्किलात के लिए एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं ग्रेटिट्यूड के थ्रू। इसी तरह से कनेक्शन है। कनेक्शन का ये मानी है कि आप और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सारे कनेक्टेड हैं। वो अंदर से कनेक्टेड हैं। उनका क्रिएटर एक ही है, उनको बनाने वाला एक ही ज़ात है। तो आप इस चीज़ को पहचानते हैं, इस चीज़ के ऊपर तवज्जो करते हैं और एक यूनिटी के सेंस में आप चले जाते हैं कि आप हर जिंदा चीज से कनेक्टेड हैं, आप हर जी रूह से कनेक्टेड हैं। इसी तरह से कंपैशन का असूल है। कंपैशन का असूल है हमदर्दी, फिर अपने साथ हमदर्दी पहले। जब आप खुद सुकून में होंगे, जब आप अपने साथ राजी होंगे, जब आप अपने साथ अच्छे से पेश आ रहे होंगे, जब आप खुद को माफ कर चुके होंगे, तो यही चीजें आप दूसरों को भी दे सकेंगे, चाहे वो मुश्किल सिचुएशन हो। इसके बरक्स अगर आप अपने आप से अच्छी तरह से पेश नहीं आ सक रहे, आप दूसरों से भी नहीं आ सकेंगे। तो कंपैशन का प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देन इक्विनिमिटी। इक्विनिमिटी का मतलब है बैलेंस, बराबर होना चीजों का। तो आपका जो माइंड है और आपका जो दिल है वो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में बैलेंस रहता है, सुकून में रहता है, इजी बिल्कुल रहता है, एक कामनेस की सिचुएशन में। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन आपने खुद को इस तरह से सेट कर लिया है कि आप एक बैलेंस क्रिएट कर लिया। आप सुकून में रह सकते हैं, चाहे मुश्किल हो या आसानी हो। आपने बैलेंस की सिचुएशन कल्टीवेट कर ली। तो इस चीज का नाम है एक्वेनिमिटी। इसके बाद अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ यानी आपकी तवज्जो आपकी सांसों की तरफ हो। हमने बात की प्रेजेंट पे फोकस रखना है, तो हमारी सांसें भी प्रेजेंट होने की निशानी है कि हर आने वाला सांस एक नया सांस है, वो इस लम्हे में आ रहा है। तो जब हम उसको, अपनी सांस को प्रेजेंट मोमेंट के साथ जोड़ते हैं कि ये तो एक नया लम्हा है, ये जो सांस है ये हर आने वाला सांस एक नया लम्हा है, वो लम्हा मौजूद है, तो इससे आपका जो फोकस है वो बढ़ जाता है। आपकी जो तवज्जो है चीज़ों पर वो बढ़ती है जितना ज़्यादा आप अपनी सांसों से अवेयर रहते हैं, और जो आपका स्ट्रेस है वो कम होता जाता है। आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी इससे कम होती जाती है। इसके बाद एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट। अब जो प्रेजेंट है उसको कबूल करना, जो आपके सामने है, जो लम्हा हाजिर में हो रहा है उसको कबूल करना। मिसाल के तौर पर मुश्किल जज्बे से आपका सामना हुआ है, गुस्सा आ रहा है, उदासी है, मायूसी है। अब आप उस इमोशन से अगर आप लड़ेंगे, अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, वो और तकलीफ देगा। यहाँ पर आप उस जब उस लम्हे को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज गुजर जाएगी, आप उसको जब कंपैशन से उससे पेश आते हैं, हमदर्दी से पेश आते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि आपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि जो रियलिटी जिस तरह से है, जो हकीकत है, आप उसको कबूल कर रहे हैं। इसके बाद है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हमने बात की थी कि ग्रेटिट्यूड जो है वो तशक्कुर का एक अंदाज है, शुक्रगुजारी है। तो आप इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आप किस तरह से एक ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट लेके चल सकते हैं? कि आप खुद से सवाल करें कि आपके पास कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, किसके लिए आप शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं। इसको आप नोटिस करें अपनी जिंदगी में। बहुत सी आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं, आपको मिलती हैं। तो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास क्या है, आपको कौन कौन सी नेमतें और ब्लेसिंग्स मिली हैं। फिर आप उसके लिए एक्सप्रेस करते हैं, आप शुक्र अदा करते हैं। और तीसरा फिर ये कि आप एक्शन लेते हैं, उन नेमतों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और आप एक्शन लेते हैं। अब हम देखते हैं अपने आखिरी मॉड्यूल में कि उम्मीद का क्या असर होता है डिप्रेशन पे, क्योंकि हम जानते हैं डिप्रेशन में इंसान को मायूसी महसूस होती है, अपना आप बुरा महसूस हो सकता है। तो यहाँ होप का क्या किरदार हो सकता है, उम्मीद इस तरह से आपको ताकत दे सकती है। तो अब जो क्लाइंट्स हैं स्पेसिफिकली डिप्रेशन के, उनमें एजेंसी और होप का सेंस पैदा करना। एजेंसी से ये मुराद है कि आप की जो एक्शंस हैं, आप जो कर रहे हैं, आपका उन पे कंट्रोल है, ये है एजेंसी। जैसे कि अब डिप्रेशन में आपका चीजें करने का दिल नहीं कर रहा,
आपका किसी से मिलने का दिल नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पर आपका एक्सरसाइज करने का दिल नहीं कर रहा, आपका कहीं आने जाने का दिल नहीं कर रहा। अब ये एक चीज है, ये एक फीलिंग है कि आप इंटरेस्ट और मोटिवेशन महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप ऐसा सेंस अपने अंदर लेके आए कि आपका अपने एक्शंस पे कंट्रोल है, चाहे आपका दिल नहीं कर रहा लेकिन आपने फिर भी वो चीज की है, तो एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी पावरफुल चीज होती है कि जब आप ऐसा इस एहसास को लाते हैं कि आपका अपने एक्शंस पे कंट्रोल है और आप वो एक्शंस करते हैं, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है। अब जितने सिम्टम्स हमने देखे हैं डिप्रेशन के, जिसमें चीजें रुक गई होती हैं, अपने आप से मोहब्बत रुक गई है, लोगों से घुलना मिलना रुक गया है, अपना ख्याल रखना रुक गया है, काम काज रुक गया है, आपकी हॉबीज इंटरेस्ट सारी चीजें रुक गई हैं, आपकी गुफ्तगू बंद हो गई, आप अकेले हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर जब आपको ये फीलिंग मिलती है कि आपका अपने एक्शंस पे कंट्रोल है, तो फिर आप एक्शन करने लगते हैं। अब ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के तौर पर हम इसको देखते हैं। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच से ये मुराद है कि जो पेशेंट है, जिन्हें डिप्रेशन है, वो भी शामिल हैं। जब थेरेपी में फैसले किए जा रहे हैं कि आपने किस तरह से इन मसाइल को हल करना है, आपने किस तरह से अपने गोल्स अचीव करने हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुंसलिक जो गोल्स हैं आपने किस तरह से हल करने हैं और किस तरह से अपने टारगेट तक पहुंचने हैं, तो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है। इसमें क्लाइंट भी शामिल होता है। जब क्लाइंट अपने फैसले खुद कर रहा होता है, तो यहाँ पर एक होप का सेंस बनता है, उसे उम्मीद नजर आती है कि मैं अपने फैसले खुद कर रहा हूँ, मैं गोल्स बना रहा हूँ, मैं गोल्स की जाने बढ़ रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो गोल्स अचीव करते हैं तो उन्हें उनकी उम्मीद बढ़ती जाती है। इसके बाद स्ट्रेंथ फोकस। अब ये जो थेरेपीज हैं, ये स्ट्रेंथ पे फोकस कर रही होती है कि इंसान की ब्लेसिंग्स कौन कौन सी हैं, उनको उनके पास उनकी जो एबिलिटीज हैं, काबिलियतें हैं, वो क्या क्या हैं, उन्होंने पहले क्या क्या अचीव किया है लाइफ में, वो अब भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ पे फोकस होता है, प्रॉब्लम्स पे नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ पे फोकस होता है क्लाइंट के। उनके पास जरूर ऐसी यूनिक एबिलिटीज होती हैं, ऐसी सलाहियतें जो और किसी के पास नहीं होंगी। हर इंसान एक शाकार है। जैसे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर इंसान के दिल में एक मकसद रख दिया गया होता है, तो उस मकसद की तकमील की ख्वाहिश उसके दिल में अल्लाह ताला ने रखी है कि वो खुद ब खुद उस मकसद की तरफ खिंचा चला जाता है। तो उस मकसद को बेदार करने की जरूरत होती है। अब यहाँ एक कोटेशन है कि उम्मीद हर वक्त मौजूद होती है। ऐसा हो सकता है कि हमें वो नजर नहीं आ रही, या हमारा दिमाग हमें ये कह रहा है कि उम्मीद तो नहीं है। ये जरूर हो सकता है, नेगेटिव थॉट जरूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उम्मीद मौजूद ना हो। उम्मीद हमेशा होती है, चाहे आपका माइंड आपको कह रहा है कि मौजूद नहीं है, उम्मीद बहरहाल वहां पे हर सूरत मौजूद होती है। अब फीलिंग्स को नॉर्मलाइज करना होता है। क्लाइंट डिप्रेशन में बहुत सी मुश्किल फीलिंग्स का सामना कर रहे होते हैं, दर्द वाली फीलिंग्स का सामना कर रहे होते हैं, उनको सुना जाता है, और फीलिंग्स को नॉर्मलाइज करना है कि हर इंसान को इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, ये जो मुश्किल फीलिंग्स हैं, ताकि शर्म का एहसास ना रहे, एक तो मायूसी और डिस्पेयर ना रहे। दूसरा ये होता है स्टिग्मेटाइजेशन जो है, कि फीलिंग्स शेयर करते हुए डर, झिझक और शर्म महसूस होती है कि हमारी फीलिंग्स पता चलेगा कि इसको तो जहन का मसला है। तो इस किस्म के एहसास को खत्म करने की जरूरत है, फीलिंग्स को नॉर्मलाइज करना है कि तो नॉर्मल चीजें हैं। आजकल हर दूसरे शख्स को एनजाइटी और डिप्रेशन का सामना है। इसी तरह है जिस तरह से लोगों को जिस्मानी बीमारियां होती हैं, तो जहनी अमराज और मसाइल भी हो सकते हैं। तो हमने क्लाइंट की जो फीलिंग्स हैं
उनको सुनना है, जो होपलेसनेस वो महसूस कर रहे हैं, मायूसी जो उन्हें नजर आ रही है, और उन्हें ये बताना है कि ये चीजें नॉर्मल हैं। डिप्रेशन में, एनजाइटी में इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, ये कॉमन है, और इनका हल भी मौजूद है, इन पे काम भी किया जा सकता है। तो इस तरह से भी हम होप दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। एक और चीज है कि हम उम्मीद वाली जबान इस्तेमाल करते हैं, होप ओरिएंटेड लैंग्वेज हम यूज करते हैं। अब एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है यहाँ पे, जब हम जिस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो माइंड है उसको कबूल करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम पुरुमीद रहें, तो हमें उम्मीद वाली उम्मीद वाले अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। इस तरह से हमारा जो माइंड का स्टेट है वो पॉजिटिव रहेगा। ये हम किस तरह कर सकते हैं कि हम खुद को इस तरह के चैलेंजेस दें। जैसे थेरेपी में भी ऐसा ही होता है कि क्लाइंट्स को चैलेंजेस दिए जाते हैं, उन्हें गोल्स दिए जाते हैं जो कि अचीवेबल होते हैं, मुमकिन होता है कि उन्हें हासिल किया जाए, लेकिन चैलेंजिंग भी होते हैं। उन्हें वो कुछ मुश्किल से भी गुजरना पड़ता है उनको करने के लिए। वो इसलिए होता है ताकि उसको वो जब अचीव करें तो उनकी उम्मीद में इजाफा हो। एक ये इसका बेनिफिट भी होता है कि जब वो कर लेते हैं और उसको वो फिर उस कामयाबी को वो सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह से उम्मीद में इजाफा होता है। अब होप के लिए एक और कोटेशन है कि, चाहे कितनी भी दर्दनाक सिचुएशन हो, वो जो तकलीफ दे घंटा होगा, चाहे जितना भी वो घंटा अंधेरा है, जितना भी मायूस कुन है, होगा वो 60 मिनट्स का ही। तकलीफ दे जो टाइम है वो कोई ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो घंटा भी 60 मिनट का ही होगा। जिस तरह से खुशियों वाला घंटा 60 मिनट का होता है, तो तकलीफ का भी 60 मिनट का ही होगा। ये आपको पेशेंस की याद दहानी करवाने के लिए कि उम्मीद का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। देन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। अब हम बात कर रहे हैं कि रिजिलियंस को किस तरह फॉस्टर करना है, यानी कि आपने किस तरह से अपने अंदर एक लचक पैदा करनी है। आप जिस तरह से गोल्स अचीव कर रहे हैं, आपने अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना है और एक लचक पैदा करनी है। यानी कि रिजिलियंस से ये मुराद है कि आप बाउंस बैक कर जाते हैं। आप पहले एक सिचुएशन में थे, फिर अचानक से तकलीफ आई, क्राइसिस का सामना आपको करना पड़ा, लेकिन उस दर्द में आप बाउंस बैक करके फिर से अपनी पहले वाली सिचुएशन में आकर रिलैक्स हो जाएं। यानी इतनी इतनी स्ट्रेंथ आपको मिले, इतनी लचक आपको मिले। तो ये है रिजिलियंस, और यही मकसद होता है। ये तकलीफ दी सिचुएशन में भी आप साबित कदम रहते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का क्या किरदार है? ये इस तरह का एक सेंस है कि आप के इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। अब आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी सीख रहे हैं, आप उनको प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं, आप ये फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपकी हेल्प की। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के थ्रू आपके जो मसाइल हैं, आप उनसे कोप कर जाते हैं और रिजिलियंट हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आप रिजिलियंस हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन में क्या है कि जो भी नेगेटिव एहसास, फीलिंग्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आपको मालूम है कि आप किस फीलिंग से गुजर रहे हैं। आया वो स्ट्रेस है, होपलेसनेस है, सैडनेस है, एंजाइटी है, जो फीलिंग्स हैं, आप सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है। फिर आप उस फीलिंग को दबाते नहीं। एक तो आप उस फीलिंग से लड़ाई भी नहीं करते, फाइट बैक भी नहीं करते, आप उसको रिप्रेस भी नहीं करते कि उसको दबा देंगे। उसको दबाना नहीं होता,
बल्कि उसको रेगुलेट करना होता है। आप उसको किसी और अंदाज में रेगुलेट कर लेते हैं। जैसे आप एंगर फील कर रहे हैं, तो आप उसका इजहार करेंगे तो शायद किसी कोई हर्ट हो जाएगा, किसी को तकलीफ हो जाएगी। अगर आप गुस्से का इजहार कर देते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पंचिंग बैग का यूज करते हैं, या आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। अब उससे क्या हुआ कि आपके इमोशंस जो हैं वो रेगुलेट होने लग जाते हैं। आप ऐसे हेल्दी वेज तलाश करते हैं कि आप अपने इमोशंस को रिप्रेस भी ना करें, लेकिन आप उनको रेगुलेट कर सकें। देन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये आपका जो माइंड है, आपकी जो थॉट्स हैं, उनके लिए है कि आप नई चीजों को, कुछ ऐसे नए इवेंट्स आ रहे हैं या बदलते हुए हालात हैं कुछ, या जिनकी आपके लिए तैयारी नहीं थी, अनप्लैंड ऐसी चीजें हैं, तो ऐसे इवेंट्स में आप अडाप्ट कर जाएं। आप खुद को उनके मुताबिक ढालना शुरू कर दें। आप इस स्किल पे वर्क करें कि आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, आप में लचक आ जाए, आप नई चीजों को कबूल कर सकें, आप उन पे वर्क कर सकें, आप वहां पर खुद को अडाप्ट कर सकें, यानी कि वहां पर आप चल सके उनके मुताबिक। साल के तौर पर पहले आप नेगेटिव फील कर रहे थे, आप फ्रेंड्स की तरफ नहीं जा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने लचक का मुजाहरा किया और आपने अपनी थॉट्स पे चूंकि वर्क स्टार्ट कर लिया था, तो नेगेटिव थॉट्स और इंटरप्रिटेशन की जगह पॉजिटिव थॉट्स पे आए और आपने आउटिंग स्टार्ट कर दी, आपने अपने फ्रेंड से मिलना शुरू कर दी। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तो हमने क्या करना है उनके लिए। अब जब हमें स्किल्स मालूम होगी कि हर प्रॉब्लम के लिए कुछ स्किल्स हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान बुरा फील कर रहा है तो उसकी कुछ हॉबीज हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज हो सकती है, पॉजिटिव एक्टिविटी हो सकती है जिससे वो अच्छा महसूस करेगा। इसी तरह से अगर कोई अच्छा फील करना चाह रहा है, नेगेटिव फील कर रहा था या स्ट्रेस महसूस कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल, तो एक अच्छी एक्टिविटी या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हो सकती है कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्सरसाइज से क्या होगा कि उनकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी, इसी तरह से उनका फिर माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकती है। देन सेंस ऑफ पर्पस। जैसे हम बात कर रहे थे, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने एक मकसद रखा हुआ होता है, और उस मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश उसको इन्फ्लुएंस करती रहती है जिंदगी में। तो हर इंसान की अपनी पर्सनल वैल्यूज और गोल्स होते हैं, और ये जो सेंस होता है पर्पस का, ये बहुत हेल्पफुल होता है। चाहे स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, लेकिन जब आप अपने पर्पस के साथ जुड़ेंगे, तो आप इन चीजों से निकलते चले जाएंगे, आप रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। आपका जो मकसद है वो आपको मोटिवेट करता है। सबसे बड़ा जो इशू होता है थेरेपी में, हम देखते हैं कि क्लाइंट्स मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे होते हैं। वो चीज़ों को समझ जाते हैं, वो चीज़ों के सोल्यूशन को भी समझ जाते हैं, लेकिन मोटिवेशन उनको नहीं मिल पा रही होती कि किस तरह से अब वो करेंगे, ये किस लिए करें। तो जब कोई मकसद होगा, वो उस मकसद के लिए ज़रूर इस तरह से करेंगे। उनका जो मकसद होता है उनके लिए एक सेंस ऑफ मोटिवेशन बन जाता है। तो उस मकसद को समझना, उसकी पहचान भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है सेल्फ एफिकेसी। अब आपके बिहेवियर्स हैं, आपके एक्शंस हैं, आपकी मोटिवेशन है। असल चीज ये कि आपका इनके ऊपर कंट्रोल कितना है, आप अपनी एबिलिटीज में कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। जिस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो मुख्तलिफ एबिलिटीज में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या कहलाएगा, सेल्फ एफिकेसी। मिसाल के तौर पर मोटिवेशन को ले लें कि आपने ये चीजें करनी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है, ये टास्क और होमवर्क करने हैं,
अब आपका करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी मोटिवेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है सेल्फ एफिकेसी। ये बहुत हेल्पफुल होती है फिर जब आप उन टास्क को करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं, और उन गोल्स को अचीव करके इसमें कोई शक नहीं है कि आप बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम से कम होते चले जाते हैं, आप रिकवरी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसके बाद है रिसोर्सफुलनेस। अब ये जितनी चीजें हम देख रहे हैं, जितनी थेरेपीज और स्किल्स हम देख रहे हैं, ये चीजें रिसोर्सेज हैं। ये चीजें रिसोर्सेज हैं कि आप जब टफ टाइम में होंगे तो आपको इन चीजों की जरूरत है, आपने इस तरह से करना है, आपने इन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और ये आपकी रूटीन में शामिल होंगी। तो एक तो ये सिचुएशन होती है कि आप बर्डन महसूस कर रहे होते हैं, और वो बर्डन असल में वहां पे मौजूद नहीं होता, वो माइंड में होता है। एक सेल्फ परसीव्ड बर्डन की सिचुएशन एक जगह पे है, और दूसरी जगह ये है कि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब एक डिप्रेस्ड क्लाइंट को आप तसव्वुर करें कि उसकी क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं, जो हम सिम्टम्स पढ़ चुके हैं कि उसे अपना आप नहीं अच्छा लग रहा, उदास है, मायूसी महसूस कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, खाना पीना मुतासिर है, नींद उसकी मुतासिर है, दर्द उसे हो रहे हैं जिस्म में। ये इन सारे मसाइल को अब आप एक तरफ देखें कि उसे कितना किस तरह का बर्डन महसूस हो रहा है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसको पता चल गया, उसके पास सोल्यूशंस हैं, उसके पास मोटिवेशन है, उसके पास पर्पस है। तो अब ये उसके रिसोर्सेज हैं। तो उस मुश्किल के टाइम में जब वो रिसोर्सेज पे तवज्जो करेगा, उसे रिसोर्सेज की पहचान भी हो जाएगी, और वो उनको यूज भी कर सकता है, यूटिलाइज भी कर सकता है। तो अब मुश्किल वक्त में ये उसका सहारा बनती है। अब ऐसा होता है कि जब डिप्रेशन के सिम्टम्स पे आप काबू पा लेते हैं, तो चांस होता है कि आपको कभी ना कभी स्ट्रेस की वजह से, या जो आप वर्क कर रहे हैं अभी अपनी वेल बीइंग के लिए, उसमें कोताही की वजह से कभी रिलैप्स का चांस हो सकता है। रिलैप्स से ये मुराद है कि फिर से वो सिम्टम्स आप में आने लग जाएं, फिर से आप डिप्रेस्ड महसूस करने लग जाएं। तो उस रिलैप्स को प्रिवेंट कैसे करना है, उससे कैसे आपने बचना है, तो उसके लिए एक पर्सनलाइज प्लान होना जरूरी है, जो क्लाइंट के लिए खास होना चाहिए। आप उसके लिए पर्सनलाइज, उसके अकॉर्डिंग, जो हम टेलरिंग की बात कर रहे थे, उस शख्स के मसाइल और गोल्स को देखते हुए जब आप प्लान्स बनाते हैं, तो ये कहलाता है पर्सनलाइज प्लान। तो अब हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन के माहिरीन है वो क्या कहते हैं इस बारे में कि किस तरह से हम रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, या किस तरह से हम ऐसे पर्सनलाइज प्लान्स बना सकते हैं क्लाइंट्स के लिए कि उनमें रिलैप्स के चांसेस कम से कम रह जाए। तो डॉक्टर जॉन स्मिथ जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए, कि रिजिलियंस को हम फॉस्टर करें। जैसे हम बात कर रहे थे, लचक और मजबूती उस इंसान में आ जाए, उसको हम इतनी स्किल्स सिखाई गई हो, इतनी वो प्रैक्टिस कर चुका हो, इतना वो उन स्किल्स में मास्टरी हासिल कर चुका हो। तो ये एक चीज है। दूसरा ये कि सेल्फ कंपैशन, जो हम बात कर रहे थे, सेल्फ लव की, सेल्फ काइंडनेस की, तो ये दो चीजें वो बता रहे हैं कि ये मुश्किल हालात को फेस करने के काबिल उन्हें बनाती हैं, और ये फिर लॉन्ग टर्म में भी रिलैप्स से प्रिवेंट कर सकती हैं। इसी तरह से डॉक्टर एमिली जॉनसन जो कि एक लाइसेंस थेरेपिस्ट हैं, उनका रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना है कि स्ट्रेंथ्स बनाई जाएं। जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करें, उनकी क्या क्या सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, क्या क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उन पे वर्क किया जाए, उनकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी सेल्फ अवेयरनेस, खुद से आगाही पे वर्क किया जाए। अब आप देख रहे हैं कि सिमिलर वही पॉइंट्स है जो हम ऊपर पढ़ के आ गए हैं।
और ये जो माहिरीन है डिप्रेशन की, ये भी वही बातें आपको बता रहे हैं कि आपने इन्हीं चीजों पे वर्क करना है अगर आप डिप्रेशन पे काबू पाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म। और तीसरी चीज का जिक्र क्या कर रही हैं एमिली, कि आप ये जो मसाइल हैं आप सेंस ऑफ ओनरशिप कर लेते हैं अपनी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए, कि आपने उन मसाइल को हल करना है और आपकी जो सेहत है, आपकी जो खुशी है, तो आप उसके मालिक हैं। आपने खुद इन सब मसाइल का सामना करना है और ओनरशिप यानी आप जिम्मेदारी लेते हैं एक तरह से। इसके बाद डॉक्टर सारा थॉमसन का क्या कह रहा है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, कि आप किस तरह से पर्सनलाइज रिलैप्स प्रिवेंशन के प्लान्स बना सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स हैं वो रिलैप्स से बचते रहें। सबसे पहले कोपिंग स्किल्स, और कोपिंग स्किल्स उनकी गोल्स और प्रॉब्लम्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग यानी टेलर्ड होनी चाहिए, उनके मुताबिक होनी चाहिए वो कोपिंग स्किल्स। किस तरह से वो मुश्किल हालात को कोप करेंगे, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उनके लिए काम करती हैं, और ये तभी होगा जब वो उन चीजों को लेकर चले होंगे, उन पर उन्होंने काम किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद वो फेल हो गई हों, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्होंने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया होगा। इस तरह से उनके मुताबिक ये चीजें जो हैं वो रिकवरी की तरफ लेकर बढ़ सकती हैं। फिर डॉक्टर लीजा एडम्स जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अब ये जो डिप्रेशन की जो हम बात करें, जैसे प्रिवेंशन प्लान्स हैं, उन वो क्या कर सकते हैं आपके लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म में वो आपको क्या फायदा देंगे। आपकी एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ होती है, आपकी सारी लाइफ बदल जाती है जब आप इन चीजों पर वर्क करते हैं। आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल 360 ग्रेड पे चेंज हो जाती है, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, एक ऐसी ग्रोथ होती है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और आप जिंदगी को एक नए सेंस में देख रहे होते हैं, जैसे आपकी जिंदगी का मकसद ही चेंज हो गया। इसके बाद डॉक्टर एमिली विल्सन जो कि क्लिनिकल काउंसलर हैं, उनके मुताबिक जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स हैं उनका हर स्टेप जो है, जब वो थेरेपी ले रहे हैं, जब वो टास्क कर रहे हैं, हर जो उनका एक एक स्टेप होता है वो एक ताकत की निशानी है, वो एक अज़म की निशानी है। और थेरेपिस्ट के तौर पर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के तौर पर हम उनकी जो प्रोग्रेस है, एक एक जो स्टेप है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको मनाते हैं। इस तरह से हम उनको इनकरेज कर रहे होते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमारा कोर्स एंड होता है। इस कोर्स में हमने देखा कि बेसिकली डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन की टाइप्स क्या हैं, और इसके बाद हम जो मुख्तलिफ थेरेपीज हैं जिस तरह की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसको हमने डिटेल में देखा। उसके बाद इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी आईपीटी को हमने देखा। फिर हमने देखा कि इन दोनों थेरेपीज को हम माइंडफुलनेस के साथ किस तरह से लेके चल सकते हैं और ये किस तरह से क्लाइंट्स के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। और फिर एंड पे हमने देखा कि होप किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है डिप्रेशन के क्लाइंट्स के लिए, और जो माहिरीन है डिप्रेशन के, उनका डिप्रेशन के बारे में क्या कहना है और उनके मुताबिक किस तरह से लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन से बचा जा सकता है। सो उम्मीद है कि इस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, और या फिर यहाँ हमारे दिए गए मेल पे आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं।